रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हमें सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनाम फरमाया, जिन पर तेरा गजब नहीं हुआ और जो भटके हुए नहीं हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। As you all know well, the purpose for which we are gathered here, in order to cut the long story short, I would like to introduce you with Mr. Kamran Siddiqui, a well-known and accomplished professional with a huge experience as a motivational speaker. Mr. Kamran Siddiqui has delivered a number of motivational speeches in different forums throughout the country as well as at NEPRA. Last time he was invited in person to deliver a very motivational speech which was very helpful and constructive. However, due to swift rise in COVID cases in the country, this time Mr. Siddiqui has been requested for an online session. In order to learn from the 28 years of experience of Mr. Kamran, he has been bothered to deliver a talk on the theme of Unlock Your Own Magic Within, with an interactive session regarding our limitless potential, why we feel sad, depressed, experience the secret power of meditation, practical methodologies to tap your immense brain's powers, get an effective super control on your emotions, why we feel fear and what is the best way to overcome it, how to positively influence and engage others. Without further ado, let's start the session with Mr. Kamran Siddiqui. Sir, you may begin, please. Right जी, thank you very much all of you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा नेप्रा मैनेजमेंट का, नेप्रा के हमारे कोलीग्स का। मेरा लास्ट टाइम सेशन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज वेरी गुड, वेरी इंटरैक्टिव और I feel like being a part of the team, being a part of the NEPRA family, और I'm really thankful. मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि इस बार मेरा पाकिस्तान का विजिट हो रहा था और बहुत पहले हम लोगों ने प्लान किया कि आपके साथ सेशन हो जाए, लेकिन वो कहते हैं कि एवरीथिंग हैज इट्स ओन अपॉर्चुनिटी, हैज इट्स ओन चैलेंजेस। सो आई फील लाइक के द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट के जो हमारा मिशन है दैट शुड बी कंटिन्यूड, और आजकल की टेक्नोलॉजी में नाउ वी कैन मैनेज दैट, बट इंशाल्लाह जैसे ही हालात नॉर्मल होते हैं आप सब लोगों से मिलने की मुझे बहुत ख्वाहिश है। अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मुलाकात होगी। स्टार्ट करते हैं जी दुआ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब मेरे सीने को खोल दे, मेरे काम को आसान फरमा, मेरी ज़ुबान की लुकनत हटा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। आज का जो हमारा सेशन है वो दो तीन लिहाज से बहुत प्रैक्टिकल सेशन है। एक तो हम इसमें ये करेंगे कि कुछ चीज़ें हम आइडेंटिफाई करेंगे, कुछ हम एक्सरसाइजेस करेंगे अपने साथ। इसमें एक मेडिटेशन की एक्सरसाइज है। सून आफ्टर द इंट्रोडक्शन मैं आप सब लोगों के साथ वो मेडिटेशन की एक्सरसाइज करूंगा। उसमें एक रिदमिक म्यूजिक है, उसके साथ आई विल गो थ्रू इट। तो वंस आई एम बीन रिक्वेस्ट यू कि आप उस मेडिटेशन एक्सरसाइज के लिए तैयार हो जाएं, तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपकी सराउंडिंग में किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन ना हो, ताकि आप उसको फुली, उस मैसेज को, उस एक्सपीरियंस को फील कर सकें। और अगर आप इन द मीन टाइम, अगर अपनी, जब मैं मेडिटेशन एक्सरसाइज शुरू करूं, अगर आप लाइट्स को डिम करना चाहें, दैट्स योर चॉइस, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द फोकस, जिसमें आप रहते हुए उस हम मेडिटेशन एक्सरसाइज से थ्रू होंगे। उसके बाद ये मैं उसके हवाले से कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा कि किस तरह ये मेडिटेशन और ये जो हमारी ब्रेन वेव्स होती हैं ये किस तरह इम्पैक्टफुल होती हैं। आई विल टॉक अबाउट दैट। फिर जो हमारे इस वक्त एग्जिस्टिंग चैलेंजेस हैं, खासतौर पे हमारे सिनेरियो में एक अनसर्टेनिटी है, फियर है, उसके ऊपर हम देखेंगे कि हम उसको कैसे एड्रेस कर सकते हैं। हमारे पास वो कौन से रिसोर्सेज मौजूद हैं, कौन सी हमारी थिंकिंग है, कौन सी हमारी अप्रोच है, कौन सी हमारी स्ट्रेटजी है जिससे हम इन तमाम चीज़ों को एड्रेस कर सकते हैं, अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं, अपने आप को चार्ज रख सकते हैं, एंड ऑल द थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डू। तो
इंटरेस्टिंग पार्ट होगा कि जो भी चीजें इसमें हो रही हैं हम कोशिश करेंगे कि आप उसको इंस्टेंटली यू कैन स्टार्टेड यूजिंग इट। मैं अमूमन एग्जांपल देता हूं और मैं ये कहता हूं कि जो ग्रेटनेस अल्लाह की जात ने हमें दी है हम शायद उसके फ्रैक्शन से भी वाकिफ नहीं। जो मैजिक हमारे अंदर मौजूद है शायद उसका ट्रू सिग्निफिकेंस हमें भी इल्म नहीं है। उसकी मैं एक मेटाफोर के जरिए एग्जांपल देता हूं। मैं अपनी बुक में भी उसका जिक्र किया जिस चीज ने मुझे बड़ा इंस्पायर किया ह्यूमन पोटेंशियल की एग्जांपल के हवाले से, कि दुनिया भर में आप देखें कि ये जब तक ये ऑयल एंड गैस के रिजर्व डिस्कवर नहीं हुए थे, ऑयल एंड गैस के रिजर्व जो हैं वो जमीन के नीचे लोग उसकी पावर से वाकिफ नहीं थे, लोग उसके पोटेंशियल उसकी यूटिलिटी से वाकिफ नहीं थे। ईयर्स से वो जो ऑयल एंड गैस के रिजर्व्स थे वो जमीन के अंदर थे और इट वाज एज गुड एज नथिंग, क्योंकि ना उसकी यूटिलिटी का पता था, ना उसकी पावर का पता था, ना उसके यूजेज का पता था, ना उसको निकालने का फन जानते थे। तो वी नेवर नो। और वो जो क्या कहना चाहिए एक बहुत कीमती खजाना जो है वो दैट वाज बीइंग जस्ट डॉर्मेंट ओवर देयर। लेकिन जिस वक्त लोगों को ये पता लगा कि ये खजाना वहां पे मौजूद है, तो वहां पे सिर्फ उसका नॉलेज काफी नहीं था, उसके बारे में सिर्फ अवेयरनेस काफी नहीं थी, बल्कि असल अप्रोच ये थी कि किस तरह उस खजाने तक ड्रिल डाउन किया जाए, उसको निकाल के उसको रिफाइन किया जाए और उसके बेनिफिशियरी बना जाए। मैं इस मेटाफोर को इस्तेमाल करता हूं कि हमारी जिंदगी में जो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी कैपेसिटीज कैपेबिलिटीज दी हैं और बहुत सारे सीक्रेट्स हैं जो हमारे अपने अंदर मौजूद हैं, अगर हम उनको डिस्कवर कर लेते हैं, अगर हम उस तक टैप इन कर लेते हैं, अगर हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं, तो हम भी अपनी जिंदगी के बहुत सारे चैलेंजेस को हम उसे एड्रेस कर सकते हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस हैं जो मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। अभी हम ऐसा करते हैं कि वी शुड स्टार्ट विद आवर मेडिटेशन एक्सरसाइज। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने तमाम सुनने वाले दोस्तों से, वो जिस सराउंडिंग में हैं, अगर तो वो ड्राइव कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि वो क्योंकि वो मेडिटेशन एक्सरसाइज में एक रिदमिक म्यूजिक है, आई वुड से दैट दे शुड आइदर पार्क समवेयर टू लिसन टू इट, और अगर आप कहीं बैठे हुए हैं तो अपनी साइड की डिस्ट्रैक्शंस को आप रिमूव कर लें। और वो रिदमिक म्यूजिक के साथ मैं कुछ स्क्रिप्ट पढ़ूंगा, आपको बिल्कुल रिलैक्स पोस्चर में रहते हुए जो म्यूजिक की टोन के साथ जो मैसेज मैं कह रहा हूँगा जस्ट उस पर आप अल्फाज पर फोकस कीजिएगा और इस बिलीफ के साथ कि दिस इज प्रैक्टिकली हैपनिंग विद यू हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। इस एक्सरसाइज की कंप्लीशन तक जाने के बाद जहां मैं चुप हो जाऊंगा, उसके बाद भी कुछ देर के लिए थोड़ा सा वो रिदमिक म्यूजिक चलता रहेगा, तो आप आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को यू विल गेट बैक टू द अवेयरनेस, और once the music will be over then I will start again. Right ji? I hope message is clear and everyone is ready. So I'm just starting with that meditation exercise. I'm just trying to play that music as well, and then I'm going to start with it. Kindly follow my steps for the best experience. Sit in a comfortable position. Place your arms next to your body. Take a deep breath from your nose. Fill your lungs and let it go. Breathe in. Hold briefly, breathe out, and now gently close your eyes. Allow any thoughts that comes to your mind to pass like a cloud. You control your thoughts. They don't control you. Relax your shoulders. Relax your muscles, relax your body, relax your mind. Just relax completely and feel the peace within. You are
setting a long, beautiful slide made of light. It begins at your forehead, sliding you safely to your heart, to your core, to your soul. Deep within, your true self is waiting for you to show you all the magic you have got inside of you. To show you all the magic you have got inside of you. Pay attention, visualize, and listen. There is a whole universe within you. You are the universe in it. You are the creator of your own destiny. And you are the master of your mind. You are the dream. You are the dreamer. You are the believer. You are the achiever. You are not a drop in the ocean. You are the entire ocean in a drop. You are everything you have. You are everything you have. You are the one that you keep looking for. You are not a victim. You are a hero. You are your own survivor. You are your own biggest fan. You are your own best friend. You are your number one supporter. And more, you are the infinity. You are the infinity. You are the infinity. You are peace, wisdom, and an unconditional love. You are faith, light, and divine. You are the thinker. You are the feeler. You are the attractor. You are the creator. You are the king of your kingdom. Your outside is a reflection of your inside. Now clean the mess. Declutter. Arrange and organize. Forgive. Forget. And let go of all the thoughts. Let go of all the thoughts that don't serve you anything. Heal. Believe. And set a pure intention to create the life you have ever wanted. To achieve the dreams that you always wanted. To be the best version of yourself that you ever wanted. Align yourself. Align your thoughts. Align your goals with your intention. Align and be you.
and everything else, your outside, all your goals and life will adjust by itself. The power is within you. The control is within you. The change is within you. The success is within you. The magic is within you. The magic is within you. The magic is within you. Everything you want is fully within you. Appreciate yourself, and others will appreciate you too. Believe in you, so everyone else can believe in you too. I believe in you. I believe in your power. I believe in your purpose. Now it's your turn. Now it's your turn to believe in you too. Now that you remember a bit of you are, get the self-realization. Bring this awareness back with you to this current moment. You are here with this power. This is you, the true you, the powerful you. Welcome back. Welcome back. Now slowly open up your eyes. Slowly open up your eyes. Thank you very much. I hope all of my colleagues who have went through this experience might have got something interesting. If I'm being face to face, I might ask you these questions. What has happened? What was the change you have been feeling? What state of mind you are in right now? What are your emotions? What are you thinking right now? What are the things which has been changed or flipped somewhere? Now, let's decode the secret what exercise we have been gone through, and then you will see that what magic I've been talking about. 1940s. There was one of the behavioral scientists, his name was Jose Silva. He identified that like an organ in our heart, it has a vibration. He has identified that our brain has also have the vibrations. It has certain frequencies. So he identified when the brain vibration is between 14 to 35 hertz of vibration, we are in the beta state. We are in the beta state. Beta state is a fully conscious state. And we are utilizing our sight, our sound, all the senses to capture the information and to synthesize. So we actually connect with the outer world through our actions, through our active thinking, and we are being in the beta state. He identified, he said, if the mental frequencies are being brought to a lower level of frequency, so if we are being able to bring out our mental frequency from 7 to 14, initially on the beta state, it is 14 and 35, which is an active state. Now, if we are being able to bring it from 7 to 14, we get into the domain of alpha zone.
this meditation exercise have brought us to the alpha zone. Whenever we are being take us to the alpha zone, our logical brain and emotional brain fully functional at the same time. It is the best brain frequency in which you can make the best decisions. So we can, through that music harmony with certain rhythmic and through some of the embedded commands which I have installed in your thought process, because when you go into the alpha state, I'm being communicating not to your conscious brain, I was communicating to your subconscious brain. And I was installing that beliefs. You might have seen, you might have realized I repeated some of the statements. So these are the embedded commands. I am the universe. I have all the powers within myself. I'm the one who have all the answers within myself. So these are the sort of embedded commands. When you are being in the alpha state, all the positive things is being installed. So it is being, I was communicating to your subconscious mind during the meditation process. Now, this is very relaxed state, because you might have seen that it is not very active. You feel relaxed. You might feel that all of your body, wherever the stress was being there, you're being able to relax, and your mental faculties are being at the optimum level. So if you are being in certain thoughtful process, in that state, if you go, you can get the better decisions during that moment, once you are being in that state. So this is an alpha state. Now, if you've been able to reduce the frequency further, from 4 till 7 megahertz, you go into the zone of theta. Theta is the state where you have your intuition abilities. जो आपकी intuition abilities होती हैं, वो theta state में heightened होती हैं. ये वो state होती है जो आपके सोने से थोड़ी देर, थोड़े चंद लम्हे पहले की जो state होती है, this is called your theta state. Theta state में आप connect कर रहे होते हैं with your physical body towards the spiritual world. So theta state उससे नीचे की state होती है जिसमें you have the intuitions. मुझे याद है, मुझे एक वर्कशॉप अटेंड करने का मौका मिला इसी की अल्ट्रा सिल्वा मेथड को ESP सिस्टम्स कहते हैं उसको. उसमें मैंने उस वर्कशॉप को अटेंड किया. तो उस स्टेट में वो आपको थ्रू रिदमिक म्यूजिक वो ले जाते हैं थीटा स्टेट तक. तो थीटा स्टेट में ले जाकर देन वो आपको कुछ नाम ऑफर करते हैं और आपको बताते हैं कि इस साहब के बारे में व्हाट यू नो अबाउट इट, एंड यू जस्ट हियर द नेम, और वो आपको बताते हैं ये किस लोकेशन में है. So I still remember when I was being in the theta state, so my intuition abilities was very high at that time, because in the theta state, everyone, if it goes, you can feel like that. So I'm being able to make some guess which was 99% true about that person. And I didn't know who that person is, what is that background, but I can make some guesses over there. So I'm just trying to let you know कि हमारे brain frequency जो है इसके अंदर power है. अगर हम अपने आप को meditation state में ले आते हैं, we've been able to make a better decisions because हमारा emotional और rational brain is being equally working at that state. और अगर हम इंट्यूशन एबिलिटी को लेकर जाते हैं तो थीटा स्टेट पे वी कैन डू दैट. जब हम नींद की हालत में चले जाते हैं, दिस इज कॉल्ड अ डेल्टा स्टेट, बिकॉज डेल्टा स्टेट पे हमारी माइंड की फ्रीक्वेंसी 0.5 से 4 तक होती है. तो अगर मैं समराइज करूं, जिस स्टेट में हम ज्यादातर टाइम रहते हैं वो कौन सी स्टेट है? वो बीटा स्टेट है, जो हमारी एक्टिव लिविंग लाइफ है. 14 से 35 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रेन की होती है. वी टेक डिसीजंस, वी टेक सिंथेसाइज इंफॉर्मेशन. अगर उस ब्रेन वेव को हम रिड्यूस कर लें 7 to 14, तो हम अल्फा स्टेट में आ जाते हैं. अल्फा स्टेट में आवर कॉन्शियस और हमारा इमोशनल ब्रेन प्रोएक्टिवली काम कर रहा होता है, एंड वी कैन मेक अ बेटर इंट्यूशंस, बेटर डिसीजंस एट दैट टाइम. अगर हम उसको और रिड्यूस कर लें तो थीटा स्टेट में हमारी इंट्यूशन एबिलिटीज, इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है. और उसके बाद व्हेन वी गो इनटू द जो जोन है, जो डेल्टा स्टेट है, वो हमारी स्लीप स्टेट है, उसमें जाते हैं. तो पर्पस ये है, पहली बात तो ये, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की, the problems which are being generated in certain state cannot be solved in the same state. अगर मेरे कोई challenges हैं, मेरे कोई issues हैं, मेरे कोई emotional issues हैं,
these are being the one which are mainly generated in the beta state. And if you are been looking for the solutions while you are being in the beta state, might be that cannot be a competent or best solution. So if you will feel, if you get back yourself into the relaxed situation, आपने देखा होगा बहुत सारी ये चीजें होती है जब लोग पैनिक मोड में होते हैं, जब लोग, तो उन्हें कहा जाता है जी आप अपने आप को एट ईज कर लो, फर्स्ट पुट योरसेल्फ एट ईज, जस्ट गो, जस्ट रिलैक्स, बिकॉज whatsoever the decision you are going to take during that anger state or during that panic state, it cannot be a rational decision. So relaxing yourself, putting yourself in a calm mode, you can actually be able to make a better decision. So that was one of the important things which we have just discovered, कि हमें अपने आप को we can put into a different state. अच्छा, अभी क्वेश्चन आता है कि ये जो मैं स्टेट की बात कर रहा हूं, इसका स्टेट का इफेक्ट क्या है? एक तो मैंने मेंटल स्टेट की बात की, एक है जो हमारी फिजिकल स्टेट है। फिजिकल स्टेट और हमारे इमोशंस का ताल्लुक होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आप तसव्वुर करें कोई शख्स जो इंतहाई गम की कैफियत में है, कैसे बैठता है वो? उसके कंधे झुके हुए होंगे, उसकी बॉडी सिमटी हुई होगी, उसकी गर्दन टिल्ट होगी, बिकॉज जो सैडनेस की फीलिंग है उसके लिए आप, ये फिजियोलॉजी में सैडनेस की फीलिंग आ सकती है जब आपके कंधे झुके हों, आप टिल्ट हों, बॉडी सिमटी हो, आप नीचे हों। तो अब आप इसको जब आप सोचेंगे, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं, मैं अब आपको पावर ऑफ बता रहा हूं कि इंस्टेंटली आप अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आप जहां पे भी बैठे हैं, जरा अपनी बॉडी को थोड़ा सा जरा इस स्टेट में ले आए जो इंतहाई गम की स्टेट होती है। अपने आप को उसमें ले आए। जैसे मैंने कहा कि जब हम किसी डिप्रेशन की स्टेट में होते हैं, गम की स्टेट में होते हैं, तो हमारे जो चेहरा है वो टिल्ट होता है नीचे की तरफ, हमारे कंधे झुके होते हैं, हमारी बॉडी जो है वो खाना मतलब वो हमने किया नहीं, सब कम करो, सब अंदर में चलते हैं। डिस्ट्रैक्शन है, आप काइंडली जरा म्यूट कर दें जी। जस्ट पुट योरसेल्फ इन दैट स्टेट, थिंक अबाउट, कोई अपनी जिंदगी का कोई बहुत ही ऐसा वाकया सोचें जो इट वाज रियली अ सैड इवेंट इन योर लाइफ। व्हाट वाज बीन हैपनिंग एट दैट टाइम? थिंक अबाउट इट। क्या हो रहा था उस सराउंडिंग में? कैसा महसूस कर रहे थे आप? क्या चीजें हो रही थी? अच्छा, जब मैं आपको ये बात कहता हूं कि अपनी जिंदगी का कोई बहुत सैड वाकया सोचें, आप महसूस करेंगे कि बहुत सारे ऐसे वाकयात आपकी मेमोरी में आना शुरू हो जाएंगे जिनको गुजरे हुए गालबन 20 साल हो गए हों, 10 साल हो गए हों, 30 साल हो गए हों, लेकिन वो आपकी मेमोरी में बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल फ्रेश है। उसकी रीजन ये है कि जिन वाकयात के साथ इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं वो हमारी मेमोरी का परमानेंट हिस्सा बन जाते हैं। आई रिपीट, हमारे जिन वाकयात के साथ इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं वो हमारी मेमोरी का परमानेंट हिस्सा बन जाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने कहा कि किसी सैड वाकये को सोचें, तो सैड वाकये के सोचने में मुझे याद आया, मेरा दोस्त था, Sorry, I feel I just disconnected for a while. तो मैं ये बात कर रहा था कि मेरे जहन में, जैसे मैंने कहा सैड इवेंट का, तो मुझे 1988 एक वाकया याद आ गया अपने दोस्त का। We are being class fellow together, और मुझे उस दिन की एक पूरी रिफ्लेक्शन आनी शुरू हो गई कि what was the thing was happening right from the morning till the evening, because it was being embedded in my unconscious mind with the heightened of emotions. तो वो हमारे इमोशंस के अंदर वो परमानेंट मेमोरी की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। वापस आते हैं उस चीज की तरफ, जैसे मैंने कहा कि जब आप सैड पोस्चर में हैं तो, और सैड पोस्चर में आपकी जो फीलिंग है वो पैदा हो रही है सैडनेस के हवाले से, आप सोच रहे हैं कोई वाकया। अच्छा, जब आप फोकस करते हैं सैडनेस के ऊपर
तो आप देखते होंगे कि इस वक्त सिर्फ एक वाकया आपके सामने नहीं आ रहा, बल्कि पिक्चर बाय पिक्चर, इवेंट बाय इवेंट, और जो सैड इवेंट हुए वो वन बाय वन आपके जहन में घूम रहे होंगे, इफ यू आर बीन इन दैट पोस्चर। क्योंकि मेरी फिजियोलॉजी मेरी इमोशंस को अफेक्ट करती है, तो इन ऑर्डर टू फील लाइक अ सैड पर्सन आई हैव टू टेक द पोस्चर एज अ सैड पर्सन। अब यहां पे मैं आपको पॉज करूंगा। अब हम अपने पोस्चर को चेंज कर लेते हैं। अब आप तसव्वुर करें कि जब हम बहुत खुश होते हैं, जब हम बहुत हैप्पी मोड में होते हैं, तो हमारी फिजियोलॉजी कैसे होती है। जब हम बहुत खुशी महसूस कर रहे होते हैं तो, और जब हम बहुत कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे होते हैं, तो हमारी बॉडी कैसी होती है? क्या हमारी बॉडी सिमटती है या वो एक्सपैंड होती है? मुझे एक बड़ा सिग्नेचर स्टाइल याद आ रहा है, वो शायद अफरीदी का, वो जिस वक्त विकेट लेता है तो उसके कुछ पोस्टर्स मेरे जहन में आ रहे हैं कि वो जिस तरह अपने हाथ फैलाता है, दैट्स मीन व्हेन यू आर बीइंग रियली इन हैप्पी एक्साइटेड मोड, योर बॉडी एक्सपैंड, आप एक्सपैंड करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आपका जो आई लेवल होता है वो, आप ये जो आई का लेवल है इससे ऊपर, यू लुक अ लिटिल बिट अपर, आप अपर देखते हैं, आप अपनी बॉडी को एक्सपैंड करते हैं। अब मैं आपको कहूं कि व्हेन यू अटेन दैट बॉडी और द स्टेट विच इज एक्चुअली अ स्टेट ऑफ हैप्पीनेस, अ स्टेट ऑफ कॉन्फिडेंस, अब आप इस बॉडी पोस्चर में सैडनेस की फीलिंग नहीं ला सकते, आप नहीं ला सकते। आप करके देख लें, व्हेन यू आर लुकिंग, अपने आप को थोड़ा सा जरा अपना आई लेवल को ऊपर कर लें, अपनी बॉडी को थोड़ा सा, अपनी चेस्ट एक्सपैंड करें और just think about any sad event. Now, in that posture, it's very hard to think about any sad event because physiology and mind is connected together. ये ऐसा ही है कि जब मैं खुशी से उछल रहा हूं और उस वक्त मैं किसी गम की बात मेरे जहन में नहीं आएगी, और जब मैं सैड पोस्चर में हूं उस वक्त कोई पॉजिटिव और एम्पावरिंग थॉट मेरे जहन में नहीं आएगा। तो पहला इंस्टेंट क्या है? अगर आप किसी भी हवाले से डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेस में महसूस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं, तो सबसे पहले अपनी बॉडी स्टेट को, पोस्चर को चेंज करें। देखें, हमारे दीन में ये क्यों कहा गया है कि जिस वक्त तुम्हें गुस्सा आए, गुस्सा क्या है? एक इमोशंस है। जब तुम्हें गुस्सा आए, तुम खड़े हो तो क्या करो? बैठ जाओ। अगर तुम बैठे हुए हो तो तुम क्या करो? तुम लेट जाओ। अगर उस वक्त तुम कोई पानी वगैरह पी लो या यू मूव अराउंड, तो आपको महसूस होता है कि वो जो इमोशंस हैं, बाय वर्च्यू ऑफ चेंज ऑफ स्टेट, वो इमोशन आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने पोस्चर को चेंज नहीं करते, यू लॉक्ड इनटू द सिमिलर इमोशंस। मैं इसकी मिसाल दूंगा। आप मीटिंग में होते हैं, आपके हाथ में मोबाइल फोन है, एंड व्हाइल यू आर बीन, मीटिंग हो रही हो और आप अगर ये समझें कि टेबल के नीचे आई एम बीन हैविंग माय मोबाइल फोन एंड आई एम डूइंग सम चैटिंग एटसेट्रा, द बॉडी पोस्चर अनकॉन्शियसली आई टुक ड्यूरिंग दैट प्रोसेस is not a confident body posture, and my emotions are not synchronized at that time to deliver something of a best feedback or best input at that moment, because I am being gone into that posture which does not give me a peak state. तो याद रखिएगा जो चीज हमने हाईलाइट की है, if you are feeling depressed, if you are feeling stressed, you must have to change your posture. आपको अपनी स्टेट को चेंज करना पड़ेगा। जितनी आप स्टेट चेंज करेंगे उतना ज्यादा आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। एक और चीज आती है जिसको हम जब माइंड और बॉडी के हवाले से बात कर रहे होते हैं कि स्टेट चेंज करने से क्या और चीजें होती हैं। एक प्रोसेस कहलाता है जिसको कहते हैं एंकरिंग। ये एनएलपी की टेक्निक में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि आप अपने आप को एंकर करते हैं अपनी बॉडी स्टेट से, और आप एंकर करते हैं विद सर्टेन स्लोगन्स, आप एंकर करते हैं विद सर्टेन सॉन्ग्स, आप एंकर करते हैं विद टेकिंग सर्टेन पोजीशन, सर्टेन पोस्चर्स। तो अगर आपको एक इंस्टेंट पीक स्टेट चाहिए
तो यू हैव टू चेंज योर फिजियोलॉजी। और अगर आपने एंकरिंग की हुई है किसी हवाले से, इफ यू डू दैट एंकर, फॉर एग्जांपल कुछ लोग जब पीक स्टेट में होते हैं तो दे एंकर इन दैट वे। अब ये एंकरिंग है, अगर मैंने पीक स्टेट में अपने आप को इस तरह किया तो मेरे माइंड में ये एंकर हो जाएगा, और जब भी मुझे अपने आप को पीक स्टेट में लाना है, इफ आई कैन जस्ट डू 2 and 3 टाइम, आई विल फील लाइक माय बॉडी हैज मूव्ड इनटू द पीक स्टेट एंड आई कैन डू दैट। अभी देखें, मेरा नॉर्मली मैंने एंकर किया अपने आप को, मेरी प्रेजेंटेशंस होती हैं तो मैं अपनी हर प्रेजेंटेशन, 28 साल हो गए, बीइंग एज अ ब्लेसिंग, आस्किंग ब्लेसिंग फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू ताला, मैं अपनी ये दुआ पढ़ता हूँ हमेशा, क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है, इसमें बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन मैंने एक चीज बड़ी महसूस की, क्योंकि मैं इतने प्रोसेस से कर रहा हूं, मैंने महसूस किया कि ये जो आयत है जो मैं दुआ पढ़ता हूं, ये मुझे एंकर कर चुकी है पीक स्टेट में आने के लिए, irrespective of how much I've been feeling before any event, the moment I come in front of you, और मैं अगर इसको रिसाइट कर लेता हूं तो I'm anchored with it, so I feel like I got my peak state and I can talk and I can go for it. So question ये है कि आप जिस वक्त अपने खुशी में होते हैं, when you have been feeling happy, you anchored yourself with something, ताकि whenever you have been there, you can come out of it, you can deliver some of the things which are best in nature. अब हम चलते हैं जनाब आइडेंटिटी की तरफ। अब हमें यह देखना पड़ेगा कि कौन सी ऐसी चीज है जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम कहते हैं बिलीव्स। हमारे बिलीव्स दो तरह के होते हैं, ये मैं स्क्रीन शेयर करूंगा ताकि हम उसके ऊपर बात कर सकें। ये इसको अगर आप, इफ यू बीन एबल टू सी दैट स्क्रीन, राइट, ये मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूं इसको, और हम बात करने लगे हैं बिलीव्स की। इसको मैं 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता हूं, और हम इसको कॉज एंड इफेक्ट के ऊपर बात करेंगे कि हमारे बिलीव्स किस तरह, इंपावरिंग बिलीव्स कौन से होते हैं, और हमारे, अब यहां पे मैं इसको अगर कहूं कि ये दिस इज एक्स, और ये जो है ये इसकी डोमेन में ये -x है, इसी तरह मैं ये कहूं कि अगर ये y एक्सिस है और ये -y है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज हम कर रहे हैं जिसमें हमें पता लगेगा कि कॉज एंड इफेक्ट क्या चीज है। x को हम मान लेते हैं x इक्वल टू कॉज, ये कॉज है, इसको हम c से लिख लेते हैं, इट इज अ कॉज, ठीक है जी। और y जो है इसको हम कहते हैं ये इफेक्ट है। ले जा, ये अब हमारे सामने एक इक्वेशन आ गई x और y की। अब मैं पहले डोमेन में जाता हूं और मैं आपको बिलीव्स बताता हूं कि हमारे जहन में कुछ बिलीव्स ऐसे होते हैं जो इंपावरिंग होते हैं, कुछ हमारे जहन में डिसइंपावरिंग बिलीव्स होते हैं, और अगर ये इंपावरिंग बिलीव्स नहीं है तो ये कैसे हमें इफेक्ट करते हैं। x इज इक्वल टू y, क्या मतलब, मेरे कुछ बिलीव्स होते हैं जो इस बात पर होते हैं कॉज एंड इफेक्ट में कि अगर x होगा तो y भी होगा। मिसाल के तौर पे मैं ये कहता हूं, अगर चूंकि मेरे वालिद एक अच्छे एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉयमेंट उन्होंने सारी जिंदगी की, अगर मैं भी एम्प्लॉयमेंट करूंगा तो मैं एक अच्छा एम्प्लॉय बन जाऊंगा। या मैंने सोचा कि अगर वो एक अच्छे बिजनेसमैन थे तो मैं अच्छा बिजनेसमैन बन सकता हूं। अगर x होगा तो y भी होगा। अगर चूंकि मेरे खानदान में मोटापा है तो इस वजह से मैं भी ओवरवेट हूं, तो x इज इक्वल टू y। अब ये एक टाइप के बिलीव्स होते हैं, जैसे मैंने कहा बिलीव की किस्म है, एक इंपावरिंग बिलीव्स होते हैं, एक डिसइंपावरिंग बिलीव्स होते हैं। बिलीव्स किसी भी हवाले से क्रिएट हो जाते हैं, लेकिन अगर तो इंपावरिंग बिलीव्स हैं तो वो हमें अपग्रेड करते हैं, अगर वो डिसइंपावरिंग बिलीव्स हैं तो वो हमारे लिए बॉटलनेक साबित होते हैं। इसी तरह मैं अगर इस डोमेन में आता हूं तो ये कहता है कि अगर ये कॉज नहीं होगी
तो वाई होगा, अगर ये कॉज नहीं होगी तो वाई होगा। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे एक डिसएम्पावरिंग बिलीफ, क्योंकि उसने मेरे फोन को नहीं पिक किया, इसका मतलब है वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देता। कॉज इफेक्ट। तो हमारे कुछ बिलीव्स इस अंदाज के होते हैं जो कंडीशनल होते हैं, क्योंकि उसको मेरी सालगिरह याद नहीं रही, इसका मतलब है उसको मेरी परवाह नहीं है। कॉज इफेक्ट, किसी एक चीज की एब्सेंस दूसरे इफेक्ट को पैदा करती है। तो हमारे एक बिलीफ इस डोमेन में होते हैं जिसको हम कहते हैं एब्सेंस ऑफ सम कॉज जनरेट सम वाई। इसी तरह यहां पे होता है कि जिसमें दोनों नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं, कॉज ये भी नहीं है तो उसका कोई इफेक्ट भी नहीं है। मिसाल के तौर पे कुछ लोगों का ये बिलीव होता है क्योंकि मेरे पास बहुत सा पैसा नहीं है, इस वजह से मैं एक बिजनेसमैन नहीं बन सकता, क्योंकि मेरे पास ये रिसोर्स नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता। क्योंकि मैं तालीम याफ्ता नहीं हूं, इस वजह से मैं तरक्की भी नहीं कर सकता। क्योंकि मैं एक अच्छा मेरा नेटवर्क नहीं है, इस वजह से मैं कोई अपने कैरियर में बढ़ नहीं सकता। तो एक बिलीव्स होते हैं जिसको हम कहते हैं कि दोनों चीजों का नॉन एग्जिस्टेंस होता है। एंड सिमिलरली आप इसमें कह सकते हैं कि कॉज के साथ हमारा इफेक्ट जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट होता है। मेरी कॉज है अब कि मैं कोई एग्जांपल हम सोच लेते हैं। अगर मैं इस एग्जाम को दूंगा, जो मुकाबले का इम्तिहान होता है, तो मैं फेल हो जाऊंगा। ये सारे क्वाड्रेंट जो हमने जिक्र किए, ये मैं इस तरफ आपकी तवज्जो चाह रहा था कि ताकि हम इसको देख लें। ये अगर आपने इसको समझ लिया तो इससे आगे की बात शुरू करते हैं। तो बेसिकली हमारे बिलीव होते हैं। अब हम बिलीव का मामला क्या होता है जरा उसको हम देखते हैं। बिलीव हमारे किस तरह होता है। अब पावर ऑफ बिलीव को देखिएगा कि ये बिलीव हमारी जिंदगी में किस तरह प्ले कर रहे होते हैं पार्ट। मैं एक डायग्राम आपके सामने ड्रॉ करने लगा हूं। ये मैंने आपके सामने मुख्तलिफ कंडीशंस रखी जो बिलीव्स के हवाले से थी। अब जरा आप सर्कल ऑफ बिलीव्स को देखें। सर्कल ऑफ बिलीव्स में क्या चीज आती है, उसके अंदर एक चीज ये आती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि ये मेरा बिलीव है, फॉर एग्जांपल जी, यहां पे अगर मैं ये कहूं कि जो मेरा बिलीव है, मेरे जो बिलीव हैं ये किसको ट्रिगर करते हैं? मेरे बिलीव मेरे पोटेंशियल टू परफॉर्म को ट्रिगर करते हैं। मेरा पोटेंशियल टू परफॉर्म जितना होगा उतने बड़े मैं एक्शंस लूंगा। जितने बड़े मेरे एक्शंस होंगे उतने बड़े मेरे रिजल्ट्स होंगे। अब आप इस तरह इक्वेशन को देखिए। अगर मेरे बिलीव इंपावरिंग बिलीव्स हैं तो मेरा पोटेंशियल टू परफॉर्म जो है वो ज्यादा है। जब मेरा पोटेंशियल टू परफॉर्म ज्यादा है तो मैं बड़े डेयरिंग एक्शन जिंदगी में लूंगा। जब बड़े डेयरिंग एक्शन लूंगा तो मुझे जिंदगी में बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर मेरे लिमिटिंग बिलीव्स हैं तो मेरा पोटेंशियल टू परफॉर्म भी लिमिटेड है। और जब पोटेंशियल टू परफॉर्म लिमिटेड है तो मैं कभी भी डेयरिंग एक्शन नहीं लूंगा जिंदगी में, और मुझे कभी भी बड़े रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि ये सर्कल चलता रहता है, यानी रिजल्ट्स जब आपके आगे, ये रिजल्ट्स ये डिफाइन, अगर आपका लिमिटिंग बिलीव है तो ये आपके बिलीव को मजीद स्ट्रेंथन करेगा कि वाकईतन ये रिजल्ट्स जो मेरे जिंदगी में मुझे नहीं मिल रहे, इस वजह से नहीं मिल रहे
क्योंकि मैं आई एम इनकेपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। तो इस सर्कल को ध्यान में रखिएगा कि हमारे जो बिलीव है जिंदगी में वो कितने अहम होते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप अपने लिस्ट अगर बनाएं, आपके इस वक्त कौन से बिलीव्स हैं जो आपके इंपावरिंग बिलीव्स हैं, जिससे आपको बूस्ट मिलता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है, जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, जिससे आप ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? कौन से लिस्ट हैं? आप लिस्ट बना सकते हैं। फिर आप लिस्ट बनाएं कि इस वक्त आपके कौन से बिलीव्स हैं अपने बारे में जो आपको लिमिटेड किए हुए हैं। आपकी कौन सी ऐसे रोड ब्लॉक्स हैं, वो रोड ब्लॉक्स आपके विद इन योर सेल्फ हैं। तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि इस बिलीव के ऊपर काम करना, दैट इज द वन विच एक्चुअली चेंज द होल डेस्टिनेशन। ठीक है जी, अब हम वापस आते हैं और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था जिसपे मैंने हाईलाइट किया कि हम अपने बिलीव्स के ऊपर हम बात कर लें। एक पावर ऑफ फोकस कहलाता है। फोकस क्या चीज है? देखिए, फोकस में ये होता है कि मैं जिस चीज को ऊपर फोकस करता हूं वो मेरी जिंदगी में एक्सपैंड होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फोकस करते हैं जिंदगी में प्रॉब्लम्स पर, और कुछ लोग होते हैं जो फोकस करते हैं सॉल्यूशंस पर। मुझे एक वाकया याद आ गया कि महफिल में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, तो उन्होंने किसी फितने का जिक्र किया जो आखिरी वक्त में आएगा। तो गालबन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां पे मौजूद थे। तो उन्होंने सवाल पूछा कि अल्लाह के नबी ये बताइए, इस फितने से निकलने का तरीका क्या होगा? देखिए सवाल की खूबसूरती देखें। उन्होंने इस बात के ऊपर फोकस नहीं किया कि ये प्रॉब्लम कहां से होगी, कब होगी, किस दौर में होगी, क्यों होगी, कैसे। उन्होंने कहा इससे निकलने का तरीका क्या होगा। इसी तरह द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द क्वेश्चंस व्हिच वी आस्क विद आवरसेल्फ। जो क्वेश्चन हम अपने आप से पूछते हैं वो हमारे फोकस को कंट्रोल करते हैं, एंड वेयर एवर द फोकस गोज द एनर्जी फ्लोज इनटू दैट। तो अगर मैं आपसे सवाल करूं, मैं अगर आपसे ये कहूं कि जनाब आप ये सवाल करें कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा मुझे ही क्यों जो है लोग नजरअंदाज कर देते हैं, हमेशा मुझे ही क्यों मेरी अहमियत क्यों नहीं समझी जाती। अब जब मैं अपने आप से ये वाले क्वेश्चन करूंगा, मुझे क्यों नजरअंदाज किया जाता है, तो माय ब्रेन विल फोकस ऑन गेटिंग ऑल द रीजंस व्हिच विल सपोर्ट व्हाई आई डिजर्व टू बी निग्लेक्टेड। क्योंकि मैंने अपने आप से क्या क्वेश्चन पूछा, मैंने पूछा कि मुझे क्यों नजरअंदाज किया जाता है। मेरा फोकस इस चीज पर हुआ कि व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर बीइंग लैकिंग विद इन माई सेल्फ, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद इन माई सेल्फ। दिस इज वन क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चंस को बदल दूं और मैं ये सोचूं कि यार इतने चैलेंजिंग हालात में भी हम किस तरह थ्राइव कर सकते हैं, हम किस तरह बेटर सर्व कर सकते हैं, मैं ऐसे हालात में भी अपने बिजनेस को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं, मैं कैसे अपने आप को बेटर यूटिलाइज कर सकता हूं। When I started asking these empowering questions, my brain will act and started collecting all the information which will give me a clue. How can I operate in a maximum peak level? How can I deliver the best out of yourself? So the most important aspect what we have been focusing in, what are the things if we will focus on which can bring a change in ourselves? अब आप मुझे ये बताइए कि for example we have been going through again a COVID-19 scenario as well, and it is a bit of challenging situation for everybody. There is a bit of uncertainty around. और अब हमें ये नहीं पता। तो क्वेश्चन इज कि ड्यूरिंग दैट प्रोसेस देयर आर two areas. Number one, what are the things which are in your area of control and area of influence? आपके क्या area of control और area of influence में क्या चीजें आती हैं जी? So you can think about that कि जी, although we are going through a challenging time, but the maximum thing is that the precautions what we can take, we can also educate the other people around, we can also ensure that some of the other stuff which has to be taken care of, but the most important part is that we should stay on our target and deliver the best with the available resources within ourselves. This is the thing which we can control, and these are the things which we can influence. अगर मैं आपसे कहूं कि बहुत सारे लोग बदकिस्मती से उन चीजों पर फोकस करते हैं जिसको ना वो कंट्रोल कर सकते हैं ना फोकस कर सकते हैं, एंड दिस इज द प्लेस वेयर दे फील डिसएम्पावर्ड।
तो हमारा जो फोकस होता है दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। अब मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि एक रिसर्च हुई जिससे पता लगा कि हमारे ब्रेन 3 चीजें कर रहा होता है, 3 थिंग्स, और वो हर वक्त हो रही होती हैं जिससे हमारे बिलीफ बनना शुरू होते हैं। पहली चीज उसमें क्या है, हमारा ब्रेन हर वक्त डिलीशन कर रहा होता है। डिलीशन से क्या मुराद है कि मिसाल के तौर पे आप मान लीजिए कि हम किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं और मीटिंग के अंदर एक साहब आते हैं और वो जो लोग मीटिंग में थे उनसे सवाल करते हैं कि जनाब ये मीटिंग कैसी चल रही। तो अगर वो हर बंदे से फर्दन सवाल करेंगे तो क्या हर बंदा जो पार्टिसिपेंट है क्या उसका जवाब एक जैसा होगा? आंसर इज नो। हर बंदा जो मीटिंग में है वो कोई डिफरेंट बात उनको बताएगा, क्योंकि वो उसने इंफॉर्मेशन तो सारी सुनी थी, लेकिन जो उसके अंदाज में, जो उसके रेफरेंस में इंपॉर्टेंट चीज थी, उसने सिर्फ उसको पिक करके उन साहब को बताया। तो हमारा दिमाग क्या कर रहा होता है? डिलीशन कर रहा होता है। इसकी एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि आप फॉर एग्जांपल आप रोजाना किसी रास्ते से आते जाते हैं, लेकिन आप किसी दिन हैरान हो जाते हैं कि आपको दाएं कॉर्नर पे या बाएं कॉर्नर पे कोई ऐसी बिल्डिंग नजर आती है या कोई ऐसी शॉप नजर आती है कि आप हैरान होते हैं कि यार ये शॉप या ये बिल्डिंग यहाँ पे कब से थी। वो वहीं पर थी, लेकिन चूंकि कॉन्टिन्यूसली आपका डिलीशन प्रोसेस था, so you have deleted some other information which has been around, because 2 million bits of information हर रोज हमारे ऊपर बम्बार्ड होती है। Our mind cannot process each and everything, so being very selective वो delete करता है। तो एक प्रोसेस हमारा ब्रेन क्या करता है? डिलीशन। दूसरा हमारा माइंड जो प्रोसेस करता है वो करता है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन से क्या मुराद है? जैसे अब आप सब दोस्त जो कमरे में बैठे हुए हैं, इसको कहते हैं चाइनीज विस्पर। मैं अगर एक साहब से कहूं कि जनाब कोई खबर उनको बताऊं, और मैं उनसे कहूं कि ये आप जो आपके साथ बैठे हुए हैं उनको ये खबर बता दें, आपने शायद ये गेम खेली होगी, और वो तीसरे साहब को बता दें, फिर आगे, तो जो आखिरी शख्स होगा जिस तक वो खबर पहुंचेगी आप उसको करें तो वो बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी आपको बताएगा। उसकी क्या रीजन है? उसकी रीजन ये है कि जब कम्युनिकेशन डिफरेंट चैनल से होके गुजरती है तो डिस्टॉर्ट होती चली जाती है। And when we receive the information, it may or may not be the true significance of the scenario. वो जरूरी नहीं होता कि वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, बिकॉज उसका डिस्टॉर्टेड एलिमेंट होता है उसके अंदर। तो हमारा ब्रेन डिस्टॉर्ट करता है चीजों को। नंबर 3, हमारा ब्रेन जो है वो जनरलाइज करता है। जनरलाइजेशन की मैं आपको एग्जांपल देता हूं। ये देखिए, ये मेरे हाथ में एक पेन है। मैंने इस पेन को खरीदा तो मैंने ये सोचा कि मैं जब इस पेन को इस्तेमाल करूंगा तो मैं 1 महीने तक ये पेन चलेगा। इस पेन ने बहुत अच्छा चला और ये 3 महीने तक ये खराब नहीं हुआ और मेरे साथ मैं इससे लिखता रहा। तो मेरा इसके बारे में क्या ओपिनियन बन गया? इस ब्रांड के पेन हमेशा अच्छे होते हैं। अब मैं आपसे सवाल करूं, इस ब्रांड के पेन कितने होंगे मार्केट में? लाखों की तादाद में होंगे। मैंने कितने पेन देखे? एक पेन। मैंने इस पेन की बुनियाद पर जनरलाइज कर दिया। इसकी मैं आपको मिसाल दूंगा कि बाज़ औक़ात हमारे 1 या 2 बुरे एक्सपीरियंस होते हैं किसी शख्स से, किसी लोगों से, किसी नेशनैलिटी से, किसी वाक़े से, किसी हवाले से, और हम उसको जनरलाइज कर देते हैं। तो 3 चीजें हमारा ब्रेन करता है जिससे हमारी रियलिटी डिस्टॉर्ट हो जाती है। नंबर 1 द डिलीशन, नंबर 2 द डिस्टॉर्शन, एंड नंबर 3 द जनरलाइजेशन। अगर हम इन तीनों एस्पेक्ट को अपने कंट्रोल में रखें एंड वी एंश्योर दैट वी आर गोइंग टू गेट द रियल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ अस, सो वी कैन गेट द मोर क्लैरिटी फॉर आवरसेल्फ। कोविड-19 का सिलसिला देख लें। क्या आपके और मेरे पास कोविड-19 के हवाले से 100% इंफॉर्मेशन अवेलेबल मौजूद है? आंसर इज नो, because we are having a selective information about this episode. Number 2, is this information is being 100 absolutely factual, 100% accurate? Answer is no. There is certain distortion element which is by default it is also exist. Number 3, is it we are being generalizing on some of the things? Answer is yes, because if it happened to some of the people within my family, I feel myself at more risk, or if it happened to certain community or something like that, I feel like that. So distortion, deletion और generalization is the most important aspect जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आखिर में आपसे एक बात करूंगा
और उसके बाद मैं चाहूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन आंसर उसके बाद शुरू हो जाए ताकि इस पूरे प्रोसेस में जो चीज आप लोग शेयर करेंगे दैट वुड बी बेटर। एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है कि हम अपने तौर पे महसूस करते हैं कि व्हेन वी आर बीन इन द चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, हम किस तरह अपने आप को इंगेज रखें, हम किस तरह अपने आप को इंगेज रखें, किस तरह हम अपने आप को मोटिवेटेड रखें, किस तरह हम अपने आप को इंश्योर करें कि जो चीज हम कर रहे हैं हम वी आर बीन डिलीवरिंग द बेस्ट एंड वी आर बीन मोटिवेटेड। एक जो है क्या कहना चाहिए कि रिसर्च हुई है और उस रिसर्च का जो एविडेंस है उसमें है कि एक्टिव एंगेजमेंट, ग्लोबली मैं बात कर रहा हूं, जो लोगों की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, एक्टिव एंगेजमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन 20-30% से ज्यादा नहीं है। 70% ऑफ द पीपल आइदर आर पार्शियली डिसएंगेज और टोटली डिसएंगेज। जब मैं डिसएंगेजमेंट की बात करता हूं तो उसकी मिसाल ऐसे है कि मैंने अपने मोबाइल फोन को चार्ज करने के लिए सॉकेट में लगाया, वो फोन सारी रात लगा रहा लेकिन मैंने उसके प्लग को ऑन नहीं किया। जब मैंने उसके बटन को ऑन नहीं किया, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं की, मेरा फोन चार्ज नहीं हुआ। तो सम टाइम द पीपल आर जस्ट हैंग अराउंड, दे आर टोटली डिसएंगेज, दे आर पार्शियली डिसएंगेज। अब क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि इस सारे सिचुएशन में, इस सारी लर्निंग के बाद मैं कौन सी चीजें ऐसी करूं जिससे मैं खुद इंगेज हो जाऊं और दूसरों को, अगर मैं लीडर हूं, मैनेजर हूं, मैं अपने लोगों को उसमें इंगेज कर सकूं। उस हवाले से मैं चाहूंगा कि आप इसको नोट डाउन कर लें। अगर हमारे इन्वायरमेंट में देयर आर 6 ह्यूमन नीड्स, अगर वो 6 ह्यूमन नीड्स फुलफिल हो रही हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वी आर बीन हैविंग एन एंगेजमेंट विद इन आवर कंपनी। सबसे पहली ह्यूमन नीड क्या है? सबसे पहली ह्यूमन नीड है, जो रिसर्च ने साबित किया, वो नीड ऑफ सर्टेनिटी है। नीड ऑफ सर्टेनिटी। आई नीड टू बी सर्टन, आई नीड टू सी अ लिटिल बिट अ वे अहेड फॉर माई सेल्फ। अगर जब एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी ऐड हो जाता है तो मेरी डिस्कनेक्शन होनी शुरू हो जाती है। बहुत सारी कंपनीज में मुशाहिदा किया गया कि जिस वक्त रीस्ट्रक्चरिंग होती है या जिस वक्त ये र्यूमर आते हैं कि कंपनी कहीं मर्जर कर रही है या इसका जो रीस्ट्रक्चर हम कर रहे हैं, तो लोग बहुत सारे डिसएंगेज हो जाते हैं बिकॉज दे वर नॉट प्रीटी मच श्योर वेयर दे विल बी इन द फ्यूचर। क्या वो रहेंगे, नहीं रहेंगे, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो नीड ऑफ सर्टेनिटी इज बीन वेरी मच एसेंशियल। कुछ लोग दे आर ड्रिवन विद द नीड ऑफ सर्टेनिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कंपनी में काम कर रहा हूं तो मुझे एंगेज रखने के लिए काफी है कि अगर मुझे ये पता लगे कि इस कंपनी में मेरा फ्यूचर सिक्योर है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इस बात की सर्टेनिटी रहे कि फॉर सर्टेन पीरियड इन टाइम आई कैन सी माय फ्यूचर विद इन दैट कंपनी, सो आई विल बी फील एंगेज विद दैट बिकॉज देयर इज अ नीड ऑफ सर्टेनिटी। तो जितना मैं सर्टेन होऊंगा उतना मैं एंगेज आ जाऊंगा। दूसरी नीड जो है, जिसको कहते हैं नीड ऑफ सिग्निफिकेंस। मैं कंपनी में काम कर रहा हूं, अगर मेरे काम को सिग्निफाई किया जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, अगर उसको पब्लिकली उसको एक्नॉलेज किया जाता है, तो चूंकि नीड ऑफ सिग्निफिकेंस मुझे ड्राइव करती है, तो उस हवाले से आई विल फील सो मच एंगेज्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, इस नीड की मैं आपको मिसाल देता हूं। ये जो हमारा सोशल मीडिया है, ये इस नीड की बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है। सोशल मीडिया किस चीज को ड्राइव करता है? जब हम अपनी फेसबुक पे जाते हैं या हम अपने दूसरे सोशल मीडिया के अकाउंट इंस्टा पे जाते हैं, तो अब आप मुझे बताइए कि वहां पे लोग जो अपनी पिक्चर्स पोस्ट करते हैं वो कौन से मोमेंट्स की पोस्ट कर रहे होते हैं? आर दे बीन पुटिंग अप पिक्चर्स ऑफ देयर बेस्ट मोमेंट्स, देयर अचीवमेंट्स, देयर सिग्निफिकेंट थिंग्स इन देयर लाइफ, or they are being putting something which is not good, which is bad? The answer is very clear. They are putting that stuff which is being more appreciative for them. तो significance need हमें ड्राइव करती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने आप को डिफरेंट करने के लिए वो टैटूज बॉडी पे बना लेते हैं, बिकॉज दिस इज अ नीड विच इज अ ड्राइविंग फैक्टर फॉर देम। तो कुछ लोगों को नीड ऑफ सिग्निफिकेंस ड्राइव करती है। अगर उनकी ऑर्गेनाइजेशन, अगर उनका एनवायरनमेंट उनको वो सिग्निफिकेंस प्रोवाइड करता है, वो रिकग्निशन प्रोवाइड करता है, वो एक्नॉलेजमेंट प्रोवाइड करता है, तो ये लोग सुपर एक्साइटेड हो जाएंगे उस कंपनी में काम करने के लिए। तीसरी जो नीड है, जो ह्यूमन नीड है, दिस इज अ नीड ऑफ ग्रोथ। अगर मैं अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो कर रहा हूं,
इमोशनली इंटेलेक्चुअली ग्रो कर रहा हूं, रिलेशनशिप में ग्रो कर रहा हूं, बिकॉज ग्रोथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हैप्पीनेस. आई विल फील हैप्पी, आई विल फील कनेक्टेड, आई विल फील एंगेज्ड विद द ऑर्गेनाइजेशन. तो क्या मेरे पास ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हैं? क्या मैं ग्रोथ मुझे मिल रही है? दैट इज अनदर थिंग व्हिच कीप पीपल एंगेज्ड विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. द फोर्थ नीड इज अ नीड ऑफ वेरिएशन. हमारे अंदर एक बिल्ट इन नीड है. समटाइम वी गेट बोर्ड विद द मोनोटनी ऑफ द थिंग्स अराउंड. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जो वेरिएशन नीड के साथ ड्राइव होते हैं, दे डू नॉट फील हैप्पी आफ्टर सर्टेन पीरियड इन टाइम. वो कभी अपने ऑफिस का डेकोर चेंज कर देंगे, फर्नीचर चेंज कर देंगे, पर्दे चेंज कर देंगे. दे वुड लाइक टू मूव अराउंड विद द फर्नीचर, वुड लाइक टू गो अराउंड विद द डिफरेंट थिंग. वेरिएशन के नीड वाले लोग, they don't want to go to the same places for dining out. They would like to explore the new venue. They would like to do different stuff which fulfill their need of variation. लेकिन जो certainty driven लोग होंगे, वो क्या करेंगे? They will always prefer to go to the same known places, the same known restaurants, the same circle of friends, because they are would like to be certain. तो need of certainty हमें एक अंदाज में ड्राइव कर रही है, और अगर need of variation है वो और अंदाज में ड्राइव कर रही है. need of significance है वो अंदाज में एक्सप्लोर और एक्सप्रेस हो रही है, और need of जो आपकी ग्रोथ है वो आपकी और अंदाज में ड्राइव कर रही है. पांचवी नीड जो है वो need of connection है. हमारी जो पांचवी नीड है वो नीड ऑफ कनेक्शन है. नीड ऑफ कनेक्शन क्या है? कि मैं आई एम अ पार्ट, इफ आई फील माई सेल्फ नेप्रा इज अ वन फैमिली एंड आई एम बीन अ पार्ट ऑफ द होल फैमिली, दैट फीलिंग ऑफ कनेक्शन विद अ बिगर कम्युनिटी एट फुलफिल माई नीड. आपने देखा होगा बात जो लोग विच आर ड्रिवन विद द नीड ऑफ दैट कनेक्शन, वो इस वर्ड्स को यूज करते हैं. वो कहते हैं यार we are one family, we are been working like one family, we are been together. So need of connection, ये एक नीड है वो ड्राइव करती. एक और नीड है जिसको हम कहते हैं, जो बहुत प्रीडोमिनेंट होती है, जिसको कहते हैं नीड ऑफ कंट्रीब्यूशन. यानी अगर मेरे काम का कोई पर्पस है, बड़ा पर्पस है, और उसके कोई मीनिंग है, उसमें कोई सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द कंट्री, टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द इंडिविजुअल. So there is a need of contribution जो मुझे ड्राइव करेगी. Some people are driven with a need of contribution. Psychologists ये कहते हैं, psychologists का ये तज्जिया है, मैं दोबारा दोहरा दूं जो 6 नीड्स हमने बात की: need of certainty, need of significance, need of growth, need of variation, need of connection, and need of contribution. साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं अगर आपकी सिर्फ एक नीड फुलफिल हो रही हो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक नीड फुलफिल हो रही, 5 नहीं हो रही, तो आप सिर्फ अट्रैक्टेड हैं टुवर्ड्स योर जॉब, यू आर नॉट एंगेज्ड, जस्ट फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट. अगर आपकी आउट ऑफ 6 नीड्स 2 नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, 2 needs, you feel engaged with your company. अगर आपकी 3 needs और उससे ज्यादा फुलफिल हो जाती हैं, you are passionate about your work. Out of these 6, you feel passionate about your job. Now, my question is, अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपकी नीड ऑफ सर्टेनिटी को फुलफिल करती है, आपके लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कनेक्ट करती है, आपके लिए कनेक्शन का प्लेटफॉर्म बनाती है, आपके लिए सेंस ऑफ पर्पस को ड्राइव करती है, आपकी एफर्ट्स को सिग्निफाई करती है, तो पूरी एनवायरनमेंट, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का माहौल बदल जाता है. लेकिन मान लीजिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर नहीं, ऐसा माहौल नहीं. उस हवाले से क्या करना चाहिए? उस हवाले से जो चीजें आज की नशिस्त में हमने हाईलाइट की, उसका एक टाइटल शुरू में जो मैंने हाईलाइट किया था, द मैजिक इज विद इन यू. तमाम रिसोर्सेज आपके अपने अंदर मौजूद हैं. आप इन नीड्स को खुद एक पैटर्न के जरिए अपने लिए एस्टेब्लिश कर सकते हैं.
मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कि मुझे कौन सी नीड मजबूर करती है कि मैं हर जगह और हर दफा मैं इस तरह के सेशंस करता रहा हूं, कौन सी चीज है जो मुझे मजबूर करती है मैं मुस्तकिल लिखता रहा हूं, कौन सी चीज है जो मुझे मजबूर करती है कि मैं अपनी वीडियोस बनाऊं, लोगों तक बात को पहुंचाऊं, कौन सी नीड है। तो मैं एवेल्युएट करता हूं कि जो सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो मेरा मोस्ट डोमिनेटिंग कंट्रीब्यूशन फैक्टर है। यानी किसी काम में अगर सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन हाइटेंड होगी, मैं उसके लिए मोटिवेटेड रहूंगा, उसके लिए एंगेज रहूंगा। तो अगर मुझे कोई भी टास्क दिया जाता है, कोई भी जॉब दी जाती है और मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि नीड ऑफ कंट्रीब्यूशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो अगर आप मेरे मैनेजर हैं तो अगर आप मुझे नीड ऑफ कंट्रीब्यूशन के साथ ड्राइव करेंगे, मैं ज्यादा बेटर एंगेज हो जाऊंगा। अगर आप मुझे उसकी एक बड़े पर्पस के साथ एंगेज कर देंगे तो मैं ज्यादा बेटर ड्राइव हो जाऊंगा, रादर देन कि इफ यू विल क्रिएट अ जॉब फॉर माई सेल्फ just to give me a chance just to experience a different job is not that much attractive for me, as far as if you create that reasoning, if there is a bigger sense of contribution onto that. So I create a reasoning for my job that it is an opportunity for myself to make a bit of positive difference in the life of the people. So I've just took that part. Number 2, the sense of growth. If I don't have those opportunities, but actually I'm being able to continuously develop myself, I'm been having that sense of growth all the time, that I've been focused on myself to establish at least one new skill I have to develop within myself. So with the growth, I feel more connected and connected about it. Number 3, there's a need, when I say the need of variation for myself, that it's not only that job which I've been doing in terms of my communication, I'm also writing, I'm also doing training, I'm also doing the other stuff, so that need of variation. तो मेरी जो रिकमेंडेशन होगी कि ये तो है वो मेथडोलॉजी अपने आप को एंगेज रखने की, ये वो मेथडोलॉजी है जो बीइंग एज ए लीडर, बीइंग एज ए मैनेजर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी टीम के साथ। ये वो मैनुअल है 6 नीड्स का जिसको आप इंश्योर कर सकते हैं, अपनी सेल्फ एवेल्युएशन कर सकते हैं कि कौन सी नीड आपको ड्राइव करती है, और आपके टीम मेंबर्स के साथ आप डायलॉग कर सकते हैं 1-to-1 बेसिस पर कि उनकी कौन सी टॉप 3 नीड्स या टॉप 2 नीड्स कौन सी है जो उनको ड्राइव करती हैं, सो दैट यू आर बीइंग बेटर एबल टू एंगेज देम। दैट इज नंबर 1। नंबर 2, आप अपने प्रोग्राम को, अपने बिलीव्स को, जो मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज की, आप एक लिस्ट बना सकते हैं कि कौन से बिलीव आपके इंपावरिंग है, कौन से बिलीव इस वक्त आपके डिसइंपावरिंग है, और उन डिसइंपावरिंग को आप अनइंस्टॉल कर दें अपनी मेमोरी के साथ, अपनी मेमोरी से अनइंस्टॉल कर दें, यू विल फील डिफरेंस। नंबर 3, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है, आपका रिस्पॉन्स आपके कंट्रोल में है, बिकॉज व्हाटसोएवर द इवेंट्स हैपन आउटसाइड, द इंटरप्रिटेशन आई मेक, द फिजियोलॉजी आई मेक अकॉर्डिंग टू दैट, and that is the different results I can get. So agar instantly you are feeling depressed, you are feeling sad, your physiology can instantly change your emotions. और last but not the least, जो हमने शुरू में बात की थी, हमारी mental frequencies हैं जिसके जरिए we can come into a better level of thinking as well. YouTube पे मैं आपसे कहूंगा कि आपको बहुत सारी frequencies की videos मिल जाएंगी, उसके अंदर आपको थीटा फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी, आपको अल्फा फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी। इफ यू वांट टू एक्सपीरियंस दैट, आप थीटा फ्रीक्वेंसी को भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने मेडिटेशन एक्सरसाइज की थी, आप थीटा फ्रीक्वेंसी पर उस ऑडियो को रन करके जस्ट गो इनटू दैट स्टेट एंड यू विल फील कि आपका जो इंट्यूशन है वो, और इसको एक दफा से नहीं होगा, अगर आप इसको 2-4 दफा करते रहेंगे तो आपकी मेंटल फैकल्टीज जो हैं वो उसमें इम्प्रोवाइज होती चली जाएंगी। लास्ट में मैं ये एक आप कह लें कि एक स्टोरी के साथ जो मैं कंक्लूड करता हूं, मैं दोबारा उसी के साथ बात करूंगा, बिकॉज इट हैज अ लॉट ऑफ मीनिंग एंड लॉट ऑफ पर्पस फॉर माई सेल्फ, विच हैज ड्रिवन मी अप टू माई एक्सटेंट पॉसिबल, irrespective of situation, irrespective of circumstances, irrespective of anything. इस फिलॉसफी ने मुझे हेल्प किया, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। ये स्टोरी आपने शायद सुनी होगी कि एक शख्स
जो एक साहिल समंदर के किनारे चल रहा था, तो उसने देखा कि कुछ दूर एक लड़का है जो कुछ फेंक रहा है समंदर के अंदर। वो शख्स उसके पास पहुंचा और उससे उसने सवाल किया कि व्हाट यू आर बीन थ्रोइंग इनसाइड ऑफ दैट ओशन। तो लड़के ने ये जवाब दिया कि बिकॉज ऑफ दैट ओशन करंट देयर आर स्मॉल स्टार फिश व्हिच हैज कम आउट, आई एम अफ्रेड द सन इज हॉट एंड दे विल डाई, सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम पिकिंग इट अप and throwing it back to the ocean so that they survive. Listening to that, the old man said, उसने क्या कहा? उसने कहा, son, don't you see how many number of kilometers of this coastline is? And how many hundreds and thousands of starfish have already come out of the ocean? How much difference you can make? How much difference you can make? जब उसने ये कहा कि how much difference you can make, in the meanwhile the boy picked up another starfish and threw it back to the ocean and replied, he said, I have made a difference to that starfish. मेरा मानना ये है कि it doesn't matter that how much is the years in my life. It is more important how much life was there in those years which I lived. And it is not what I take, it is what I give and leave. It is that opportunity of that single window of opportunity which has given to me, which has given to you. Now my question is, अगर मैं इस opportunity में हूं, तो अल्लाह ताला की जात ने जो मेरे अंदर खजाना पैदा किया है, क्या मैंने उसको एक्सप्लोर कर लिया, या वो ऑयल एंड गैस के एक बड़े रिजर्व की तरह अभी भी मेरे अंदर डोरमेंट है? क्या मैं जानता हूं मेरे पास क्या एबिलिटीज हैं? क्या मैं अपने आप को प्रोग्राम कर सकता हूं? क्या मैं अपना बेस्ट डिलीवर कर सकता हूं? क्या मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं? और सिर्फ इस वजह से नहीं दे रहा कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पे चेक्स आई हैव टू गेट एट द एंड, रादर द पर्पस इज what sense of legacy I am leaving at my back, what sense of contribution I have been making at the back, what purpose I have been fulfilling, what contribution I have been making, how much impactful I am being in every role which has been given to me in my life, whether this is an opportunity with my family, with the kids, whether this is an opportunity for me with my colleagues over here in NEPRA, whether this is an opportunity being a Pakistani for my country, what I'm doing, what I'm contributing, what sort of legacy I've been living. That is the most important philosophy what I learned out of it. That the greatness is hidden within ourselves and we have been unaware of what we have been up to. मैं इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको मौका दे, हम अपने आप को एक्सप्लोर करें और हम एक्सप्लोर करते हुए अपने अंदर जो सबसे बड़ा फोकस की जो मैंने बात की थी कि जिस चीज पर आप फोकस करते हैं वो एक्सपैंड हो जाती है। अगर मैं अपनी जिंदगी में शुक्र पर फोकस करता हूं कि वो तमाम ब्लेसिंग जो मेरी जिंदगी में मुझे हासिल हैं, तो मैं महसूस करता हूं कि वो ब्लेसिंग एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है। हमारी बदकिस्मती है कि अगर हम एक ऐसे जी आप लोगों को आवाज आ रही है? सर डिस्कनेक्ट हो गया सर। हाँ जी डिस्कनेक्ट। सर वो डिस्कनेक्ट हो गए। सर वो डिस्कनेक्ट हो गए। जो उनको बता दें।
इधर से इनको कॉल करो। मैं तो समझा वो कहेंगे आपने कभी जिन देखा है और एकदम गायब हो जाएंगे। आगे सर आगे हाँ जी आगे ज्वाइन कर। जी, I'm sorry for that disruption what has been happening, but anyway at the end दुआ है अल्लाह ताला से अल्लाह ताला हमें मौका दे, and I hope कि जो हमने आज डिस्कस किया है उसमें all of my colleagues who have been listening on the other side और आज की नशिस्त में कोई फायदा होगा इंशाल्लाह। And I've been very much looking forward कि next time जब भी हमें ये कोविड जैसे इससे चैलेंज से हम निकल जाते हैं इंशाल्लाह, आपसे वादा है इंशाल्लाह आपसे मेरी पर्सनल मुलाकात भी होगी। अब मैं ओपन करना चाहूंगा अगर आप दोस्तों के कुछ सवालात हों, बिकॉज द एक्सपीरियंस व्हिच वी हैव बीन वेंट थ्रू, अगर आपकी कोई रिफ्लेक्शन हो तो आई एम अवेलेबल टू आंसर एनी सच क्वेश्चंस। माइक दे दो। मेरे पास एक सवाल तो है, अगर मेरी आवाज आ रही है। सर आपको माइक दे दो। ये आपकी आवाज आ रही है मुझे, जी हाँ। सर इसको कामरान भाई, मेरा नाम ताहिर बाजवा है और मैं भी इसकी वैसे तो आपसे बिलमुफाशा देखना चाहता था, आपको इसलिए आया, लेकिन यहाँ आके इंकशाफ हुआ कि आप अवेलेबल नहीं। अब ठीक है। कामरान भाई, मैं स्ट्रेट अवे कमिंग टू योर डिस्कशन, नीड के ऊपर आपने बात की है और चूंकि दो नीड्स कम से कम जो थी वो कंफ्लिक्टिंग थी, एक सर्टेनिटी और दूसरी ऑफ कोर्स वेरिएशन, और फिर आपने कहा कि ये 6 की 6 आप देखें कि लोगों के अंदर हैं या नहीं है, उसके हिसाब से इवैल्यूएट करें। तो मैं थोड़ा सा इस पे फंस गया, कंफ्यूज हो गया कि बेसिकली एक आदमी साइमल्टेनियसली 6 की 6 नीड्स कैरी कर रहा होता है डिफरेंट वेरिएशंस में, या आप क्या कहना चाह रहे थे उसमें? जी, थैंक यू सो मच ताहिर भाई, रियली अप्रिशिएट आपने क्वेश्चन पूछा, आप स्पेशली आए हैं और मेरे महसूसात भी ऐसे ही हैं, बिकॉज आई रियली मिस्ड ऑल ऑफ माय नेफ्रा फैमिली ओवर देयर, लेकिन अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई बेहतरी होती है। इंशाल्लाह आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन पर्सन एंड सी ऑल ऑफ माय कलीग्स ओवर देयर। दरअसल होता ये जो 6 नीड्स हैं, ये एग्जिस्ट तो हर बंदे में करती हैं, उनके शेड मुख्तलिफ हो सकते हैं। यानी हो सकता है कि जो, जैसे मैंने कहा कि जो कंट्रीब्यूशन की नीड है वो सबसे ज्यादा हैवी है मेरे अंदर, ऑन द प्रायोरिटी लिस्टिंग में ऑन द टॉप है। इट डजंट मीन कि सर्टेनिटी की नीड मेरे अंदर नहीं है, इट एग्जिस्ट, बट इट इज ऑफ द लोअर शेड इन टर्म्स ऑफ, जैसे हम शेड कहते हैं, व्हिच इज द हाईएस्ट वन, देन द सेकंड वन, देन द थर्ड वन। तो अगर कहीं पे मेरे ये फर्स्ट सेकंड थर्ड शेड हाइट होंगे, ब्राइटन होंगे, तो मैं आई फील मोर कनेक्टेड, मोर इन्वॉल्व विद दैट। तो जो पर्पस मैंने हाईलाइट किया बेसिकली कि हमारी मैनेजमेंट और हमारे जो लीडरशिप टीम है, सबसे पहले तो वो खुद अपने आप को एवेलुएट करें कि वो कौन सी नीड है जो उन्हें ड्राइव करती है, कौन सी डोमिनेंट नीड है जो उनके लिए ड्राइविंग फैक्टर है। नंबर 2, जिस वक्त वो अपनी टीम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो, तो हर एक को एक जैसे प्रोसेस से, जैसे हम कहते हैं कि जब आप लीडरशिप है, लीडरशिप इज नॉट लाइक कि आप एक ही तरीके से सबसे डील कर रहे हैं, बल्कि you have a variation, you have a situation sort of stuff, you have been dealing according to the level of the people and the things which drive them. तो अगर आपकी अवेयरनेस अपनी टीम के हवाले से भी ये होगी कि कौन से आउट ऑफ दिस 6 नीड्स मेरे इस कोलीग की कौन सी नीड सबसे ज्यादा ड्राइविंग है, कौन सी ज्यादा चीज है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे किसी कोलीग की नीड सिग्निफिकेंस है, उसने काम बहुत अच्छा किया, मैं उसको एक सिंपल ईमेल भेज देता हूं, या मैं उसको एक दफा वर्बली कह देता हूं या नहीं कहता, तो उसकी नीड फुलफिल नहीं होगी। लेकिन आप जिस तरह सब दोस्त बैठे हुए हैं और मुझे पता है कि द सिग्निफिकेंस नीड इज बीन वेरी मच ड्रिवन विद हिम, मैं सिंसियरली अगर तमाम दोस्तों के सामने उनको आके एक्नॉलेज करता हूं, अप्रिशिएट करता हूं, सो दैट नीड विल इंश्योर मोर कनेक्टिविटी फ्रॉम माय कोलीग, द सिग्निफिकेंस इज बीन देयर। एंड बाय द वे, सिग्निफिकेंस मोर और लेस चूंकि बहुत से लोगों में कॉमन होती है, इसी वजह से सोशल मीडिया उसका इस्तेमाल करता है। दे प्रोवाइड अस अ प्लेटफॉर्म टू सिग्निफाई ourselves. That's why people even go with exaggerating their accomplishment and other stuff. So
आंसर तैयबा ये है कि बेसिकली हर नीड को उसके डिफरेंट शेड्स हैं, और अगर हम इन शेड्स को अपने तौर पे इनहेंस कर लें या ऑर्गेनाइजेशन में इनहेंस कर लें, हमारी एंगेजमेंट, हमारी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। कामरान साहब, मेरा नाम जैलम है। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जब ये मेडिटेशन एक्सरसाइज जब हम कर रहे थे तो उसमें आपने कहा कि अप्रिशिएट योरसेल्फ, तो इसमें अप्रिशिएशन जो है, सेल्फ अप्रिसिएशन, इसमें और ओवर कॉन्फिडेंस में कितना फर्क है? मतलब कि हाउ डू यू काइंड ऑफ स्टेट ओवर अप्रिशिएटेड या ओवर कॉन्फिडेंट? दूसरा सवाल ये है कि आपने जो मैजिक विद इन योरसेल्फ की तो बात की, लेकिन सडनली हम उस एक्सरसाइज से बाहर चले गए और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आ गए, तो इन दोनों फेजेस में कोई लिंक है? मतलब कि व्हाई डिड यू काइंड ऑफ शुड इट बी काइंड ऑफ के आप एक ही चीज को ज्यादा उसमें स्टेप वाइज बताते कि इससे आगे कैसे जाओ और ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप को अलग रखते? थैंक यू वेरी मच जैगम, बहुत आपने अच्छे सवाल पूछे हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन पूछा कि अप्रिशिएट योरसेल्फ, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, मेरा उसमें इंटरप्रिटेशन ये है कि जब हम अप्रिशिएशन की बात करते हैं, मेरा एस्पेक्ट उसमें शुक्रगुजारी वाली चीज है। मैं इस हवाले से ये सोचता हूं कि मैं जो चीजें, जो ब्लेसिंग्स मुझे हासिल हैं, वो मेरी जुरिस्डिक्शन नहीं थी, वो मेरा इस्तेहकाक नहीं था। आई बीन ब्लेस्ड विद दैट, मुझे वो चीजें दी गई, मेरे मालिक ने मुझे दी, तो मैं अप्रिशिएट उन चीजों को शुक्रगुजारी के एहसास के साथ करता हूं। जब मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं तो अप्रिसिएशन सेल्फ प्रेज नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि फॉर एग्जांपल अगर आपको, मैंने सब दोस्तों में बुक शेयर की थी, मैंने अपना वाकया अपने बारे में लिखा है कि जो मेरे 24 साल जिंदगी के थे बड़े डिफरेंट थे, बिकॉज मेरे अंदर वो एक सेल्फ अवेयरनेस नहीं थी, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा लैक करता था, लेकिन द मोमेंट आई रियलाइज अ बिगर पर्पस फॉर माई सेल्फ, तो वो एक लाइफ चेंज हो गई। तो अप्रिसिएशन में किस बात की करता हूँ? अप्रिसिएशन में इस बात की करता हूँ कि मुझे जो एक a person who was more like an angel for myself, who has provided me with that self awareness, उसने मेरी जिंदगी को पूरा शेप अप डिफरेंट कर दिया। मेरी अप्रिसिएशन इस बात की है, मेरी अप्रिसिएशन इस बात की है कि जिस वक्त मुझे कहा जाता है कि आप नेप्रा का सेशन करें, मुझे कहा जाता है कि बड़े बड़ी कॉर्पोरेट में उन लोगों के साथ सेशन करें जो फाइनेंशियली, सोशली मुझसे कहीं बहुत बेहतर हैं, तो मैं अपने आप से ये सवाल करता हूँ कि मुझसे बहुत बेहतर लोग अकल में, शक्ल में, एक्सपीरियंस में, नेटवर्क में हैं, मैं क्यों यहाँ पे हूँ? तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ इस बात को, जिसे मैं शुक्रगुजारी के तौर पे कहता हूँ कि उसके मखलूक में कमी नहीं है, लेकिन उसने मुझे चुन लिया और मैं इस पैगाम को पहुंचा रहा हूँ। तो अप्रिसिएशन दरअसल इस पर्सपेक्टिव में है। एक क्वेश्चन ये, वो सेल्फ प्रेज नहीं है, वो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी खुद पसंदी का शिकार हूं, ऐसा नहीं है। मैं उस एप्रिसिएशन इस हवाले से करता हूं। दूसरा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि हमने इस सेशन में, जहां पे हमने इंटरनल दुनिया की बात की, अपनी ब्रेन वेव्स की बात की, हमने फोकस, पावर ऑफ फोकस की बात की, हमने वहां पे ब्रेन फंक्शंस की बात की, तो मैंने यहाँ पे ये कनेक्शन लास्ट में क्यों जोड़ा? मैंने शुरू में एक चीज हाईलाइट की थी कि इंसान के पास अपने हर मसले का, हर चीज उसके अपने अंदर रिसोर्स मौजूद है, उसके अंदर मौजूद है। तो मैंने एक चीज फोकस की कि आपकी जितने भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में चैलेंजेस हैं, उस सब के सलूशन आपके पास मौजूद है। तो जब मैंने ये कहा कि आप अपनी स्टेट को चेंज करके अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, जब मैंने ये कहा कि आप जो है अपनी ब्रेन वेव्स के ऊपर कंट्रोल करते बेटर थिंकिंग कर सकते हैं, जब मैंने ये कहा कि आप अपने ब्रेन को जो डिलीशन डिस्टॉर्शन करता है उसे आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो एक चैलेंज को रिलेट किया मैंने। वो चैलेंज ये था कि मैं अकेला तो हूं नहीं, अकेला तो नहीं हूं मैं तो एक अदारे में काम करता हूं, मैं इफेक्ट होता है, मैं उस एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूं, और हर चीज मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है, वो एनवायरनमेंट मेरी मर्जी के मुताबिक नहीं है। तो क्या मेरे अंदर कोई ऐसी चीज है, इररिस्पेक्टिव के मुझे आउटसाइड वो सपोर्ट ना भी नजर आ रही हो, तब भी मैं अपने आप को एंगेज रख सकूं? दैट वाज अ रैशनल। तो उसमें मैंने हाईलाइट किया कि अगर इन 6 नीड्स के अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट नहीं भी मिलती, लेकिन आप अपनी जॉब का बड़ा सेंस ऑफ पर्पस बना लेते हैं,
आप अपने लिए कॉन्टिन्यूस ग्रोथ करने के सेल्फ इन्वेस्टमेंट, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट करते रहते हैं, आप अपनी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करते रहते हैं, यू विल फील एंगेज इररिस्पेक्टिव व्हाटसोएवर इज द एनवायरनमेंट। तो बेसिकली आपने बड़ा अच्छा सवाल किया ज़ैगम, उसका रेलेवेंस यही था कि हम अपने इंटरनल दुनिया की बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या चीजें हैं जो हमें ड्राइव करती हैं, हमारे ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, हमारे इमोशंस कैसे ड्राइव होते हैं और हमारी एंगेजमेंट कैसे होती है। आई होप आई आंसर दिस क्वेश्चन। Assalamualaikum, Kamran bhai. This is Ramana bhai. First of all, it was a pleasure listening to you. मेरा क्वेश्चन ये है कि सरकार ने नीड्स पे बात की है तो it suddenly came into my mind because मैंने पर्सनली ये एक्सपीरियंस किया है कि sometimes what happens is कि आपकी जो dominant need है वो ही it keeps on changing. Like sometimes you feel like maybe you are driven by the need of contribution, then suddenly after like 2-3 days or maybe a month you feel like no, it is not the one, and then you feel like maybe it's some other need, maybe it's the need of certainty. So I mean, the dominant need keeps on changing itself. So my question is that, is it because of your weak belief system that does it have anything to do with your weak belief system? If yes, then how can you strengthen your belief system so that you actually know that what is it that is driving you? Thank you. थैंक यू वेरी मच। मुझे बहुत खुशी है, सच्ची बात है, इतने जबरदस्त क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस आई एम बीन गेटिंग एंड आई एम रियली फील वेरी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज उससे मुझे मौका मिलता है कि अगर कहीं पे कुछ सवालात रह गए हैं तो मैं उसको एक्सप्रेस कर सकूं। थैंक यू वेरी मच फॉर ब्रिंगिंग दैट। मेरा अपना मुशाहिदा ये है कि ये 6 फंडामेंटल ह्यूमन नीड्स हैं, लेकिन जैसे एक हमारा एवोल्यूशनरी प्रोसेस है अपनी जिंदगी में, मैं अगर अपने आप को रिफ्लेक्ट करूं कि जब मैंने अपने कैरियर को स्टार्ट किया था तो मेरे पास सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन वाज नॉन एग्जिस्टेंट था। मेरे पास नॉन एग्जिस्टेंट था। मेरे पास उस वक्त सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, वो नीड ऑफ सिग्निफिकेंस ज्यादा थी कि मैं कहीं पे ऐसी टाइटल वाली नौकरी हासिल कर लूं, किसी अच्छे अदारे में चला जाऊं तो उसमें ये होगा कि जो मेरे पीयर्स हैं या फैमिली है, दैट वुड बी माय मोस्ट डिमांडिंग थिंग ऑन टू दैट। उस वक्त नीड ऑफ ग्रोथ भी नहीं था, क्योंकि मैं जब अपने कैरियर को स्टार्ट किया तो मैंने इंजीनियरिंग करके आया था, तो मैं सोचता था कि आई एम ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई नो ईच एंड एवरीथिंग। सो नीड ऑफ ग्रोथ भी मुझे ड्राइव नहीं कर रहा था। नीड ऑफ कनेक्शन जरूर था, क्योंकि यूनिवर्सिटी के इन्वायरमेंट में हम लोग थे तो हमारी दोस्तियां बनती थी, तो माइट बी एट दैट टाइम द नीड ऑफ कनेक्शन एंड द नीड ऑफ, जिसको हमें ये कहना चाहिए कि जो सिग्निफिकेंस वाज ड्रिवन। अच्छा, अब मैं आपसे ये कहता हूं कि आफ्टर 28 years ऑफ माय प्रोफेशनल रन, आज मैं जहां पे खड़ा हूं, यहाँ पे आज सबसे ज्यादा कौन सी नीड है? आपने मेरी बात से, मेरे अंदाज से आइडेंटिफाई कर लिया होगा कि मैंने बार बार सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन की बात की। ये अब सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन इज ऑन द हाइटेंड थिंग। नंबर 2, नीड ऑफ ग्रोथ हैज बिकम मोर हाइटेंड, बिकॉज मैंने अंदाजा लगाया 28 साल की जर्नी के बाद कि इल्म की मिसाल वाकईतन ऐसी है कि इंसान जितना उसमें अपने आप को आगे बढ़ा ले, वो उतना ही उसकी जाहिलियत उसके ऊपर वाज़ेह होती चली जाती। मैं इतना अरसा लीडरशिप की ट्रेनिंग्स करने के बाद, मुल्कों में ट्रैवल करने के बाद, आप यकीन जानिए मुझसे जब लोग पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो मैं उन्हें आइडेंटिटी ये देता हूं, मैं एक लर्नर हूं, मुझे बहुत कुछ सीखना है और मैं एक पर्पस है मेरे पास, सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन। मेरी आइडेंटिटी मेरी नीड्स के साथ है, सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन के साथ। ये जो 6 नीड्स हैं ये डिफरेंट शेड्स रखती हैं, लेकिन एवोल्यूशनरी प्रोसेस में जैसे जैसे हम अपने मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम से गुजर रहे होते हैं, ये नीड्स भी चेंज हो रही होती हैं। बहुत सारी नीड्स, जब हम जिसे कहेंगे, जब हमारी स्पिरिचुअल डायमेंशन ओपन होती है, वी आर बीइंग मोर ड्रिवन विद द need and sense of contribution and connection, that is, and the sense of growth. That is my take on it. I hope I've answered this question. ये एक और मेरा नाम मदर रंजा जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल हूँ नेप्रा में।
आपने सर बड़ा अच्छा पॉइंट अभी दिया है, अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा इसको मैं और जरा एक और एंगल से लूंगा कि इंसान की शख्सियत जो है जी प्लीज, उसकी सोच का नाम है। इंसान की जो शख्सियत है वो उसकी सोच है। और ये जो ह्यूमन नीड्स आपने बताई हैं, इसमें ये कहूँगा मैं कि इंसान की जो बेसिक नीड है वो ये है कि अपने आप को खुश कैसे रखना है। फिर जो इंसान के पास नॉलेज था उसकी बेस के ऊपर, ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन की बेस के ऊपर ये चीजें आती गई। बेसिकली जो उसकी अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मैं अपने आप को खुश कैसे रख सकूं। और दूसरी बात जो पहले मैंने की थी, इंसान की शख्सियत उसकी सोच है, और सोच उस वक्त ठीक होनी है जब इंसान का ध्यान सोचों के मरकज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होगा। बाकी उसकी अपनी एक्सपेरिमेंटेशन है, जैसे मैंने बात की कि उसकी नीड चेंज होती है, डेफिनेटली चेंज होती है। जब उम्र में बड़ा हुआ, एक्सपीरियंस पे हुआ, लेवल चेंज हुए, ग्रोथ हुए, वो चेंज होता है बेसिकली। तो इसमें मेरी रिक्वेस्ट, मेरी समझ ये है कि इंसान की शख्सियत उसकी सोच का नाम है। अगर सोच को कंट्रोल कर ले, सोच को अलाइन कर ले, अब मेरा ख्याल है कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपने ईएम फील्ड की बात की है। इंसान की शख्सियत में पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करूंगा, तो कुदरत का निज़ाम है। तो जब इंसान पॉजिटिव हो जाता है तो ये इसके साथ अलाइन हो जाता है। आपने इससे पहले एक बात की थी, उसमें बेसिकली ये है कि इंसान अगर अपनी सोच को, अपनी पसंद को मालिक की पसंद के हवाले कर देता है तो वो सिस्टम उसको टेक ओवर कर देता है। तो उसमें बताया गया है कि कतरा जब समुद्र में डाला जाता है वो समुद्र ही कहलाता है। तो आपने बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह खैर दे, और इंशाल्लाह से पर्सनली मीटिंग होगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी, आपने बहुत माशाल्लाह जबरदस्त रिफ्लेक्शन दी है। मैं इसमें छोटा सा मैं इजाफा करना चाहूंगा जो आपने हाईलाइट किया, आपने सोच की बात की। मैं अमूमन बाबा बुल्ले शाह का वो शेर है या गालिबन मौलाना रूमी का है कि तेरी असल हस्ती तो सिर्फ तेरी सोच है, तेरी असल हस्ती तो सिर्फ तेरी सोच है, बाकी तो सब हड्डियां और गोश्त है। असल तो सारा कमाल ही सोच के साथ है इंसान का। सोच को बना ले तो बन जाता है, सोच को ऊपर कर ले ऊपर हो जाता है, सोच को गिरा ले गिर जाता है। असल काम सोच का है, और यही सोच के ऊपर जो आज के मैजिक की हमने बात की कि हम अपनी सोच को कैसे बदल लें, सोच को कैसे रीप्रोग्राम कर लें, दैट इज द वन। दूसरी बात, आपने खुशी की बात की, मैंने कहीं पे सुनी, बड़ी खूबसूरत बात थी, मैं आपके साथ दोहराना चाहता हूँ उस बात को। उन्होंने पूछा, किसी बुजुर्ग से पूछा, गम क्या है, गम क्या है? तो उन्होंने कहा कि गम अपनी चाहत और रब की चाहत के दरमियान के फासले का नाम है। यानी एक मेरी चाहत है, एक रब की चाहत है, इसके दरमियान में जितना गैप है, जितना बड़ा गैप है उतना बड़ा गम है। अगर रब की चाहत और मेरी चाहत आके मिल गए तो गम कोई नहीं है। और यही सवाल जिसका जवाब आपने दे दिया कि असल चीज खुश रहना क्या है। मैंने मुशाहिदा ये किया कि खुश रहना बांटने का नाम है। ये मेरा अपना तजर्बा इसमें है। जो खुशी किसी की मदद करने में, किसी के काम आने में, किसी की रहनुमाई करने में, किसी की जिंदगी में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करने में मिलती है, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। ये मेरा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो मैं आई होप कि आप आंसर दिस क्वेश्चन कि हम खुश कैसे रहते हैं, गम क्या है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि तेरी असल हस्ती तो सिर्फ तेरी सोच। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरे सिर्फ थोड़ा सा एक पॉइंट ऐड करना था इस सब में। पहले तो थैंक यू सो मच फॉर सच एन इनसाइटफुल सेशन। और अभी जो मिस रुबाब ने क्वेश्चन किया था, तो उस बारे में मेरे माइंड में एक सोच आई थी, मैं शेयर करना चाह रही थी। और क्योंकि अभी आपने हैप्पीनेस की भी बात की है, तो आई लाइक टू ऐड समथिंग एज वेल कि जो हैप्पीनेस है बेसिकली आपने कहा कि बांटने का नाम है, लेकिन मैं वही चीज बांटूंगी जो ऑलरेडी मेरे पास होगी, यू नो। तो मैंने एक जगह कहीं पढ़ा था कि हैप्पीनेस लव्स टू बी वेयर हैप्पीनेस इज। तो हमें ये चीज भी अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि वी डोंट हैव टू अटैच दिस और एफिलिएट दिस डेफिनेशंस विद सर्टेन थिंग्स और रिसोर्सेस, बिकॉज़ we don't need to have a reason to be happy, you know। जिस तरह से उदास होने के लिए reasons होते हैं, तो हमें happiness is a state basically। तो उस state में जो आपने कहा था कि we have to focus on ourselves, you know। तो हमें फोकस से ही मेरे ख्याल से सब चीजों के आंसर्स मिलेंगे। जैसे मैडम ने यहाँ बोला कि you know the proportion of the need it changes, sometimes it's the need of certainty, sometimes it's the need of variation or whatever।
और हमें पता नहीं चल रहा था, वो मूड की तरह से फ्लक्चुएट हो रहा होता है। तो आई थिंक इट कम्स बैक टू द पॉइंट जो आपने यहाँ रेस किया था कि वी हैव टू एक्सप्लोर आवरसेल्व्स इन द फर्स्ट प्लेस। आई थिंक क्योंकि जितना ठीक है कि एक्सपीरियंसेस होते हैं, हम ग्रो करते हैं, लाइफ की एक्सपीरियंसेस से इंसान बहुत लर्न करता है, लेकिन कभी कभी हम खुद को एक्सप्लोर किए बिना ही इस दुनिया से ही चले जाते हैं। तो जितना ज्यादा एक इंसान खुद को जितना हम एक्सप्लोर कर चुके होते हैं, जैसे आप हैं, आपने बताया कि मुझे आहिस्ता आहिस्ता पहले वो सेंस ऑफ कनेक्टिविटी थी और इस तरह से था, फिर आपने जब खुद को हम एक्सप्लोर करते गए जस्ट लाइक दैट द रिजर्वायर्स ऑफ द ऑयल एंड गैस, जितने हम एक्सप्लोर नहीं हुए थे हमें उनका इम्पैक्ट भी नहीं पता था, हमें पता ही नहीं था उसको कहाँ कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। इसी तरह हमें अपनी यूटिलिटी कभी पता नहीं होता जब तक हम उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे। तो आपने इस प्रोसेस के थ्रू अपने सारे एक्सपीरियंसेस के दौरान आपने खुद को एक्सप्लोर किया, फिर आपको पता चला आपके अंदर क्या क्या वो खजाने थे जो आप बांध सकते हैं, और इस तरह से आपकी सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन सोसाइटी में सामने निकल के आई है। तो इसी तरह से हर इंसान के अंदर उसका एक की ट्रेट होता है जो बहुत से लोग मिस आउट कर देते हैं। तो जिससे मैडम ने कहा कि फ्लक्चुएट करता है, इस फ्लक्चुएशन के दौरान इफ वी कीप एक्सप्लोरिंग आवरसेल्व्स, हम खुद को जाने जितना ज्यादा तो उतना हमें आहिस्ता हमें समझ आएगा कि ये सिचुएशनल चीज थी, ये वक्त तो भी मुझे अफेक्ट करी थी, और ये दिस इज द थिंग जो मेरा की ट्रेड है, और दिस इज व्हाट द बेसिक नीड ऑफ माइंड इज। तो मैं सिर्फ ये पॉइंट ऐड करना चाहती थी। बेटा अपना नाम तो बता दें, ये तो हमें पता चल गया कि आपकी जो सबसे ज्यादा ड्राइविंग फोर्स है वो नीड फॉर रिकग्निशन है, तो जरा अपना नाम तो बता दें। सर मेरा नाम सदफ है। सदफ है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया सदफ, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी पॉइंट, और मुझे बहुत ही खुशी होती है जब आप रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं तो मुझे भी अंदाजा होता है कि जिस मैसेज को मैं जिस इंटेंसिटी से पास ऑन करना चाह रहा था वो आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची। आपने कहा कि खुशी जो है वो बांटने का नाम है और इंसान उतनी चीज बांट सकता है जितनी उसकी वुसअत होती है। आप मुझे इजाजत दीजिए, एक छोटा सा मैं वाकया आपके साथ शेयर करूंगा जो मेरी जिंदगी में बड़ा सिग्निफिकेंट था। बचपन की बात है, हमारे वाले साहब जो है वो हमें जेब खर्च मिलता था घर से, तो मुझे एक बात कहा करते थे, ये मैं छोटी क्लासों में होता था कि भाई तुम्हें जितना भी जेब खर्च मिलता है, कितना मिलता है, तो मैं कहता था ये मुझे 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए ये इतने मिलते हैं। तो मुझे कहा करते थे कि तुम इसमें से जो 10% है ना, तो तुम इसको बेटा ये तुम दिया करो, अल्लाह के रास्ते में दिया करो। तो मैं उनसे ये सवाल करता था कि ये अगर मैं 2 रुपए में से 5 रुपए में से अगर 4 आने 8 आने 1 रुपया दे भी दूंगा तो इट इज नॉट गोइंग टू मेक अ बिग डिफरेंस, मेरे पास ऑलरेडी बहुत कम है, इसमें से मुझे देने का क्या फायदा होगा। तो मुझे याद है एक बात उन्होंने मुझे समझाई, और मैं आज भी उस चीज को मैं समझता हूं कि हाउ इट हैज इनग्रेन्ड इनटू माय साइकोलॉजी। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा एक बात याद रखना, अगर तुम्हारी कैपेसिटी 2 रुपए की है या 5 रुपए की है, अगर आज तुम उसमें से देना सीखोगे तो कल कलां को जब तुम्हारे पास 1000 होंगे तुम उसमें से भी दे सकोगे, कल लाख होंगे उसमें से भी दे सकोगे। तो अल्लाह की जात ये नहीं देख रही कौन कितना दे रहा है, वो ये देख रहा है कि कौन कितने में से कितना दे रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरी जेब में सिर्फ 2 रुपए हैं और मैंने उसमें से 4 आने दे दिए, तो देने के लिए मेरे पास ये जरूरी नहीं है कि जब तक मेरे पास बहुत बड़ी दौलत के अंबार ना हो मेरा देना नहीं बनेगा, बल्कि मेरी कैपेसिटी के मुताबिक जो मेरे पास मौजूद है मैंने उसमें से देने का जो प्रोसेस था वो मेरे वालिदैन ने मेरे अंदर इंस्टॉल कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ ये कहां तक बात पहुंची। ये तो था एक माली मदद का करना, चूंकि ये प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया था कि मेरे पास जो कुछ है मुझे बांटना है। मैं जिस वक्त अपने यूनिवर्सिटी के जमाने में था तो मैं अपने बहुत सारे जो मेरे कोलीग्स होते थे तो मैं उनको अपनी प्राइवेट ट्यूशन दिया करता था, एंड आई डोंट चार्ज एनीथिंग। मैं उनकी हेल्प करता था, जिस सब्जेक्ट का मैं जानता था मैं उनकी हेल्प करता था। इसी हवाले से जब मैंने ये देखा कि मैं आज भी बात करता हूं कि हमें लेगेसी छोड़नी है, हमें कंट्रीब्यूशन छोड़नी है, तो वो जो डाउनलोड हुआ, इंस्टॉल किया गया प्रोग्राम मेरे अंदर कि अल्लाह के साथ ये नहीं देख रही कौन कितना बांट रहा है, वो ये देख रही है कि कौन कितने में से कितना बांट रहा है। तो मैंने फोकस किया कि अगर मेरे पास कुछ लिखने की एबिलिटी है मुझे उससे शेयर करना चाहिए, कुछ बोलने की एबिलिटी है मुझे उससे बांटना चाहिए, कुछ शेयर करने की एबिलिटी है मुझे उससे बांटना चाहिए। कल रात मैं एक दोस्त की तरफ इन्वाइटेड था, अपॉर्चुनिटी की बात करूंगा, तो लंच डिनर की टेबल पे वो बच्चे मेरे पास बैठे हुए थे, एंड आई थॉट इट्स माय अपॉर्चुनिटी, and I was just been talking to them for almost 25 minutes, half an hour, and just been trying to pass it on, because it doesn't matter कि मुझे बात करने के लिए 500 लोग चाहिए या 5000 चाहिए, even there is a single person and this is my opportunity to contribute, I have to go. दूसरी बात आपने जो कही मैं उसको एक शेर में जवाब दूंगा, आपने बिल्कुल सही कही।
हम लोगों को जब तक सेल्फ अवेयरनेस नहीं होती हमें अपनी ग्रेटनेस का पता नहीं लगता। गालबन अल्लामा इकबाल का शेर है कि डूब कर मन में अपने पाजा सुरागे जिंदगी। मैं समझता हूं इससे खूबसूरत ताबीर कोई नहीं है। बहुत सारे लोग होते हैं खुशकिस्मत होते हैं, आप जान लेते हैं अपने अंदर क्या है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पता नहीं लगता। किसी ने बड़ी खूबसूरत बात की थी कि जिंदगी अल्लाह का दिया हुआ अतिया है, एक गिफ्ट है। द वे वी आर लिविंग आवर लाइफ, इट इज आवर गिफ्ट बैक टू आवर क्रिएटर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर रिफ्लेक्शन। जी सर, कमरान साहब, हफीजुल्लाह। जी सर। सर थैंक यू वेरी मच। आपने जिस तरीके से एक इंतहाई कॉम्प्लेक्स आइडियाज को जिस तरह हमें आसान तरीके से समझाया, तो दैट इज रियली ग्रेट। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दैट। अच्छा सर, मेरा जरा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे सवाल होगा, मैं इस तरफ आऊंगा सर, कि ड्राइव और नीड के बीच में तो रिलेशनशिप आपने बड़ा क्लियर कर दिया, लेकिन फ्रॉम मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आप गेज कैसे करेंगे किसी शख्स की नीड, कि कौन सी नीड उसको ड्राइव करती है? हाउ डू यू एक्चुअली गेज दैट? इज देयर एनी टूल फॉर दैट? थैंक यू। हफीजुल्लाह साहब, थैंक यू सो मच। पहला तो मैं इस बात का भी शुक्रगुजार हूँ, माशाल्लाह आपने ऑर्गेनाइज किया इस पूरे फंक्शन को और आप जरिया बने इस आवाज को पहुंचाने का। आई एम रियली थैंकफुल आपकी कोऑर्डिनेशन। इट्स बिट अनफॉर्चुनेट कि वी कैन नॉट मीट, बट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट सेशंस वी हैव अ चांस टू मीट। आपने ये जो बात की है मैनेजमेंट के हवाले से कि हमें कैसे पता लगे कि यार किसकी क्या नीड है, किसको कैसे हम उसे ड्राइव करते हैं। देखिए अभी सब मैं मैनेजमेंट की रिलेशनशिप की सारी फिलॉसफी एक ही जुमले में मैं हाईलाइट करता हूं। एक ही जुमला है और उसके अंदर पूरी फिलॉसफी है। मैं ये कहता हूं कि फर्स्ट कनेक्ट देन करेक्ट। हमें सबसे पहले कनेक्ट होना जरूरी है। विदाउट कनेक्ट हुए हम अपना इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। मुझे ये बताइए, मैं एक फैमिली पर्सन हूं, अगर मेरा कनेक्शन अपने बच्चों से वीक होगा, कैन आई इन्फ्लुएंस देम? कैन आई गेट टू नो कि उनकी क्या नीड्स हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? विल दे बी एक्सप्रेसिव विद मी? एब्सोल्युटली नॉट। क्योंकि जब तक ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं होता, जब तक ये बॉन्ड बिल्डअप नहीं होता, हमें नहीं पता लगता किसकी क्या नीड है। क्योंकि ये जो रिलेशनशिप होता है अपने एम्प्लॉयज के साथ, कोलीग्स के साथ, फैमिली के साथ, ये ट्रस्ट बेस होता है। ट्रस्ट बेस होता है। तो जैसे मैंने कहा कि जब अगर वो ट्रस्ट का बॉन्ड आ जाता है, और ट्रस्ट का बॉन्ड आता है जब हम उनके साथ कनेक्ट करते हैं, और कनेक्शन होता है इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम के साथ और डिस्प्ले ऑफ सर्टेन कैरेक्टर के साथ। तो अगर हम अपने बाय वर्च्यू ऑफ आवर कैरेक्टर वी आर बीन एबल टू विन दैट कॉन्फिडेंस, then people become expressive without any fear to us. और वो पॉइंट होता है जब we are being very surgical, we know precisely what needed to be done. तो मेरा आंसर यही है हफीजुल्लाह साहब, मैं हमेशा ये कहता हूं, किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे आप मैनेजर हैं, लीडर हैं, घर हैं, फोकस करें कनेक्शन पर, देन करेक्शन का मौका आएगा। कनेक्शन किए बगैर करेक्शन नहीं हो सकती, नीड आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, राब्ते नहीं बन सकते, मैजिक नहीं हो सकता। फर्स्ट कनेक्ट, and that connection, the more connection you are, the better influencer you are. I hope I've answered this question. जी ऑनलाइन अगर कोई पूछना चाहते हैं सवाल, जो ऑनलाइन हमारे कॉलेज से। एक क्वेश्चन कुछ मैसेज में है, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसे पढ़ दूं, फिर मैं उसको आंसर कर देता हूं। एक क्वेश्चन है कि डियर सर, व्हाई रिदमिक सॉफ्ट म्यूजिक इज नीडेड फॉर मेडिटेशन, कैन वी डू दैट विदाउट अ म्यूजिक? देखिए मैंने आपको हाईलाइट किया कि एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी होती है, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको मेडिटेशन म्यूजिक भी एक सर्टेन रिदम के साथ था जो अभी आपने सुना। असल में होता क्या है कि जब हम एक सर्टेन रिदमिक म्यूजिक सुनते हैं तो हमारी ब्रेन वेव उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है, जिसको मेडिटेशन स्टेट कहते हैं। अगर शुरू में तो आपको इसको म्यूजिक के साथ करना चाहिए ताकि आपकी ब्रेन वेव उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाए, लेकिन जब आप इसको मोस्ट फ्रीक्वेंटली बार बार करते रहते हैं तो सम टाइम विद द सेल्फ सजेशन, विद द रीडिंग द टेक्स्ट, विद गोइंग इनटू दैट स्टेट, आप इसको विदाउट म्यूजिक भी कर सकते हैं। यू कैन गो इनटू द अल्फा स्टेट ऑफ योर माइंड एज वेल विदाउट एनी म्यूजिक, बट इनिशियली यू हैव टू गो एंड टू प्रैक्टिस दैट a little bit of that time with the music as well. Secondly, उन्होंने लिखा है कि what time you suggest is the best to do this meditation and how many times? मेरी राय ये है कि चूंकि जब सोने का वक्त होता है
तो बेसिकली आप अवेयरनेस स्टेज से, अल्फा स्टेज से बीटा, बीटा से थीटा, और थीटा से फिर वो जो डेल्टा स्टेट है, जो आपके सोने की स्टेट आती है, उसमें चले जाते हैं। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, जस्ट गोइंग बिफोर स्लीप, दैट इज द बेस्ट एक्सरसाइज, बिकॉज अगर आप किसी भी मसले में उलझे हुए हैं या कोई चीज जिसकी वजह से आपकी ब्रेन फ्रीक्वेंसी इतनी है कि आपको नींद नहीं आ रही, that is the best time where you can slow down your thinking process and you go into the alpha, then you go into the theta, and you go into the delta state, or you have a very sound sleep as well. That is my recommendation. That can be done, or early in the morning can also be the best way, where you can just put yourself into that alpha state as well. Sayyid Saklan Raza साहब का question है. I have a question, sir. Saklan साहब, आप पूछ सकते हैं question either on the mic या आप लिखना चाहें, that's your choice. I'm available जी. अनम्यूट कर और अनम्यूट करो। जी सकलैन पूछें प्लीज। माइक पे क्लिक हो गया, अनम्यूट हो गया। यहाँ भी आ गया। सकलैन पूछें प्लीज। मेरे ख्याल में उन्हें आवाज नहीं जा रही सर। उनकी आवाज नहीं। जी मैं एक सवाल करूँ। जी मेरा नाम यमान है। आपने डिफरेंट स्टेट्स माइंड का जिक्र किया, उसका कैसे इंडिकेशन कैसे पता चलेगा कि स्टेट में है? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कुछ स्टेट्स होती हैं जो आपकी अवेयरनेस स्टेट ज्यादा होती है। फॉर एग्जांपल बीटा स्टेट में अभी हम बात कर रहे हैं, तो हम बीटा स्टेट में हैं बिकॉज ये फुली अवेयरनेस वाली स्टेट है। जो मेडिटेशन मैंने आपको जो हमने एक्सरसाइज की थी, तो हम उसमें वी आर नॉट बीन इन एन अनकॉन्शियस स्टेट, वी आर स्टिल बीन अवेयर बट अ लिटिल बिट ऑफ लोअरिंग आवर फ्रीक्वेंसी एज वेल। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप उस फेज को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो उसके रिदमिक म्यूजिक आपको ऑडियो की शक्ल में, वीडियो की शक्ल में अवेलेबल है। यू कैन फील द डिफरेंस अगर आप उसके साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज कर सकें। बेसिकली दो रिदमिक म्यूजिक आपको मिल जाएंगे, एक आपको अल्फा स्टेट का मिल जाएगा, एक आपको थीटा स्टेट वाला मिल जाएगा। ये आप उसमें सर्च करें, देयर आर नॉट मेनी ऑफ देम। तो आइडेंटिफाई होता है, जैसे मैंने कहा कि हम लोगों ने पर्सनली एक्सपीरियंस किया। जिस वक्त मैं एक वर्कशॉप में था, उन्होंने एक सर्टन, जिस वक्त हमें उस म्यूजिक, रिदमिक म्यूजिक के साथ फॉर सर्टन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम रखा, and then we went into the theta state, and during that state, जो कि just before कि आप नींद में चले जाएं, उस state में then they posed some of the questions, and that was my intuition was very high, and that I was been making a question. So I was not being 100% in my full awareness, but I was not unaware as well. I was somewhere in the middle. So best part is मैं आपसे ये कहूँगा कि आप उस rhythmic music के साथ experiment करके देखें, and then you see how it work with you. So basically that what I can say about it, कि different frequency के बाद जब आपकी practice ज़्यादा हो जाती है, तो then you are being able to bring your thinking process down easily towards the alpha state where you can think better. I hope I'm answering your question. Mr. Chairman, Mr. Tawseef Ashfaruqi, would you like to say something about this session? जी थैंक यू वेरी मच। मैं तो इस अपॉर्चुनिटी का 2 घंटे से इंतजार कर रहा था, क्योंकि मुझे बताया गया था कि ओपनिंग स्पीच मेरी होगी, लेकिन पलट के देखा तो वार अपने ही किसी ने किया था, कोई ऐसी बात नहीं। तो यार कामरान, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। ये आज का सेशन जो है ये डेफिनेटली अ क्लास अबव लास्ट टाइम। बहुत जबरदस्त सेशन था। आज हम उससे भी बहुत कई माइल्स आगे निकल गए हैं। शायद पता नहीं, आई डोंट नो तुम यू आर इन्फॉर्म्ड और नॉट, लेकिन आई एम आल्सो सफरिंग फ्रॉम कोविड। आई एम कोविड पॉजिटिव। I was not aware of that. Okay. हाँ, तो मैंने इसलिए मना कर दिया कि वी एब्सोल्युटली डिडंट वांट टू गिव यू दिस गिफ्ट। जितना ये फैल रहा है, तो बहुत ख्याल रखो अपना। आर यू इन पाकिस्तान?
जी हाँ, मैं इधर हूँ, लाहौर में हूँ इस वक्त। हाँ, बस ठीक है यार, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। बिल्कुल, कोई पंजाबी में कहते हैं वसा ना खाओ, खाने बहुत मिलेंगे इंशाल्लाह, जिंदगी रही तो वो सोबतें कायम रहेंगी इंशाल्लाह। बट टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, अगर फैमिली भी अराउंड है। और बिल्कुल बिल्कुल किसी किस्म का मुझे नहीं पता, मेरे वाइफ को भी, तीनों बच्चों को भी, मेड को भी, वी आर ऑल सफरिंग फ्रॉम दिस अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे वी आर इन वेरी हाई स्पिरिट्स, और अल्लाह का शुक्र है कि बड़े माइल्ड सिम्टम्स हैं। बट एनी हाउ, दो चार कमेंट्स आज के इस तुम्हारे इवेंट पे। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच ऑन बिहाफ ऑफ माय नेप्रा फैमिली। कोइंसिडेंटली आई ऑलवेज यूज दिस वर्ड फैमिली, so this means मेरी नज़र में need for connection is always very high. I try to engage people like you and many other brains because मुझे ये पता है कि मेरी बड़ी limited किस्म की thinking है, और वो लोग जो specialist हैं अपनी field के, we need to sort of keep you guys involved in the game, ताकि हम आपके experiences से फ़ायदा उठाएं। तो दूसरा सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन, हर रोज हर दूसरे दिन मेरे सारे कोलीग्स मुझसे सारी यही भाषण सुनते रहते हैं कि पाकिस्तान हमारी माँ है, नेप्रा हमारी माँ है। तो मैं इसी पे इनकी जो है वो आई अपील टू देयर गुड सेल्व्स कि हम जो यहाँ काम कर रहे हैं वो कोई ऑर्डिनरी काम नहीं कर रहे हैं, बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। एंड वी आर चोजन बाय नन अदर देन अल्लाह ताला हिमसेल्फ। तो इसका एक एडिशनल रिवॉर्ड है। तो और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो अपनी जगह पे हैं। एक चीज़ जो कि इनकी बढ़ाने की बजाय अपने कोलीग्स में कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है नीड ऑफ सर्टेनिटी, क्योंकि दे आर अ बिट टू सर्टेन अबाउट देयर जॉब्स, और दैट्स अनफॉर्चुनेटली दैट समटाइम्स मेक्स यू कंप्लेसेंट, नॉट समटाइम्स, एक्चुअली ऑलवेज। तो प्राइवेट सेक्टर में पीपल स्ट्राइव द लिव फॉर द डे, इसीलिए वो इतनी तरक्की करते हैं कि वो एक दिन जो गुजारते हैं प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर वाले शायद कई महीनों में उतना दिन नहीं गुजारते। और एज कम्पेयर टू पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, वही आदमी जब एंटरप्रेन्योरशिप में जाता है तो वो एक दिन में इतना काम करता है या इतना जोर लगाता है कि वो शायद प्राइवेट सेक्टर वाला भी कई दिन, कई महीनों में नहीं लगाता होगा। तो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रिवॉर्ड सिर्फ और सिर्फ एफर्ट्स की बेस पे रखा है। आप जितना मर्जी मजहब का लिबादा ओढ़ लें, आप जो मर्जी कर लें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो ये देखता है कि ये दुनिया उसने एक टेस्टिंग ग्राउंड बनाई है, इसकी बेसिस पे वो अगली दुनिया में जन्नत और दोज़ख का तायुन करेगा। तो ये नहीं हो सकता किसी सूरत में कि हम अपने फेलो ह्यूमन बींग्स की आसानियां पैदा किए बगैर हम जन्नत के क्लेमेंट हो सकें। इतना आसान नहीं है ये। तो हमारा जो मसला है, मैं अपने कोलीग्स को हमेशा ये कहता हूँ कि हमने बड़ा जुल्म जो अपने साथ किया है वो ये किया है कि हमने अपने मामलात को और अपने इबादात को अलग अलग जुदा जुदा कर दिया है। मेरे ख्याल में दे आर इंटरट्वाइंड, और जब तक हम अल्लाह ताला से अगर चांस लेना है तो वो ले लें हम जरूर, लेकिन बंदों से चांस नहीं ले सकते। और हमारी जो भी ऑब्लिगेशन है काम के सिलसिले में, वो हमें पूरी करनी चाहिए और करनी पड़ेंगी in order for us to earn जन्ना। बाकी एक जैगम साहब ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया था। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। जैगम साहब ने कहा था कि ये जो है सेल्फ एप्रिसिएशन और फिर थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस, मैं ये जेन्युइनली समझता हूँ कि जितने बड़े लीडर्स होते हैं या जितने बड़े लोग जो डिलीवर करते हैं, वो सेल्फ प्रेस का शिकार होते हैं। थोड़ा सा वो बकरी टाइप के लोग होते हैं, वो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि इसमें देयर इज एनीथिंग नाजायज, एज लॉन्ग एज यू आर यूजिंग दैट सुपर कॉन्फिडेंस फॉर द बेनिफिट ऑफ योर कलीग्स, योर नेशन, व्हाटएवर। अब कामरान को आप देख लें, माशाल्लाह, मतलब ही इज अ मोटिवेशनल स्पीकर। मैं ये समझता हूँ कि ही not only appreciates his जो भी ये कर रहा है, बल्कि he loves all this what he is doing। तो ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट इंसान को होती है। मैं अपने आप को समझता हूँ बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज मेरी लाइफ में आती हैं जो मैं ये समझता हूँ जेन्युइनली कि शायद मैंने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया और एक मुश्किल काम किया। मेरे लिए बड़ा आसान था कि मैं वॉकआउट कर जाता उस सिचुएशन से,
या मैं उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेता, पर मैंने उसको कन्फ्रंट किया, जो कि सबसे मुश्किल डिसीजन था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रिवॉर्डेड मी फॉर दैट। तो जब मुझे उसका रिवॉर्ड मिलता है तो मैं बड़ा अपने आप को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन और मैं ओवर कॉन्फिडेंट भी फील करता हूँ कि यार मैंने अगर एक बड़ा एक कंप्रोमाइजिंग डिसीजन लिया होता तो आई वुड हैव ओनली फेल्ट ओके तो लेकिन मेरे क्या इस कॉन्फिडेंस से या इवन ओवर कॉन्फिडेंस से या सेल्फ एप्रिसिएशन से किसी को नुकसान होता है? नॉट एट ऑल। लेकिन मुझे अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी जिम्मेदारियां दी हुई हैं, तो आई हैव टू थिंक, आई हैव टू सी in the areas and take the organization to areas where organization has never stepped before. मेरा सिर्फ कंट्रीब्यूशन यही नहीं है, ये हमारी लीडरशिप का कि हम आज के बारे में सोचें, हमें 5 साल के बाद नेपरा को कहाँ लेके जाना है उसके बारे में सोचना है। उसके लिए वी हैव टू हैव विजन। तो थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हमें मार्जिन भी देना चाहिए, थोड़ी बहुत टिंच, उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। और बाकी मुझे ज्यादा लोग तो नजर नहीं आ रहे, लेकिन इमरानुर रहमान साहब की हंसी बस नजर आ रही है मुझे, तो और मुस्कुरा रहे हैं वो। तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ नेपरा जी अगेन कामरान आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और कामरान के बारे में एक दो अल्फाज मैं ये कहना चाहता हूं कि ही इज वन ऑफ दोज हु इज कीपिंग पाकिस्तान अलाइव इन यूएई, माशाल्लाह, और इस पे तालियां बनती हैं। वैसे कामरान ने अकेले ही एक छोटी सी कश्ती पे जा रहा था चप्पू चलाता हुआ, इसके बाद इसने पूरे एडनॉक को इतना इम्प्रेस किया है कि अब माशाल्लाह ये इसमें मोटिवेशनल टॉक्स के अंदर, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में माशाल्लाह ही इज स्टीयरिंग देयर शिप एज द कैप्टन। तो ये एक बहुत बड़ी बात है एक दियारे गैर में, जहाँ आपको पता है कि जो सिचुएशन वहाँ पे है और दुनिया का टॉप वहाँ पे टैलेंट अवेलेबल है और पैसों की उनके पास कमी नहीं है, उस सिचुएशन में कामरान ने अपने लिए जगह बनाई, ना सिर्फ जगह बनाई बल्कि पाकिस्तान की बहुत ज्यादा इज्जत और वकार जो है इसने बुलंद किया। सो वी ऑल अप्रिशिएट दैट। तो इंशाल्लाह विल कंटिन्यू विद अनदर सेशन। यू आर पार्ट ऑफ नेपरा फैमिली एंड स्टे ब्लेस्ड। Thank you, sir. That's the end of a constructive session. Thank you, Mr. Kamran Siddiqui, for delivering such an inspiring speech. We hope to see you in person once again to bring our magic within. Thank you. कामरान को 1 मिनट तो दे दें, उसकी आखिरी वर्ड तो सुन ले बेचारेगा। Okay. बहुत शुक्रिया तौसीफ भाई, बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों का जिन्होंने अपना टाइम दिया। मैं समझता हूँ आजकल के दौर में सबसे कीमती चीज ये वक्त है जो आप किसी को दे देते हैं। आपने 2 घंटे दिए, और ये सिर्फ 2 घंटे नहीं बल्कि हर एक का टाइम में अगर ऐड करूं तो इट्स अ मैसिव अमाउंट ऑफ टाइम। तो कोशिश मेरी यही होती है कि इसको मैं शेयर कर लूं। मैं सिर्फ एक चीज है जिसको मैं शेयर करके खत्म करूंगा बात को, कि मेरी ये आवाज क्यों पहुंची। मुझे इसका इल्म 15 साल पहले से हो गया था। मेरी आवाज पहुंचेगी इंशाल्लाह, अल्लाह इसको दुनिया भर में पहुंचाएगा। उसकी मैं आपको रीजन बताने लगा हूं कि मेरी ये कन्विक्शन क्यों थी। उसकी कन्विक्शन ये थी कि मैंने अपनी किताब में भी इसका जिक्र किया कि मैंने जब सूरह नमल का वाक़या पढ़ा, जिसमें एक चूंटी का वाक़या है कि उसने हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को आते हुए देखा तो अपनी हमजिनसों से कहा कि तुम बिलों में चली जाओ ताकि कुचली ना जाओ। तो मुझे उस वक्त एक चीज़ की आगाही हासिल हो गई कि अगर एक मामूली सी चूंटी अपने हमजिनसों का भलाई सोचती है तो अल्लाह ताला उसकी आवाज़ को कुरान में मज़कूर करके दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा देता है। और भाई इंसान उसको पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे। तो मुझे ये ख्याल गुजरा कि अगर मैं अपने पैगाम को सच्चाई के जज्बे से, लोगों की, अपने जैसे दोस्तों की हमदर्दी के जज्बे से करना शुरू कर दूंगा तो मेरा काम यहाँ तक है, उसका पहुंचाना उसका काम है। और उसने उसको जहां तक पहुंचाया, जैसे अभी तौसीफ भाई बता रहे थे कि मेरा ख्याल है बीइंग एज एन एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान इन यूएई, ये बहुत बड़ा अल्लाह पाक ने एजाज दिया मुझे कि अब ये स्टेज आ गई है कि जब वो मेरे सेशन को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग पर लेते हैं तो बैक वक्त हजारों लोग उसके साथ कनेक्ट होते हैं। और उन्होंने लास्ट टाइम मुझे बताया कि मेरे सेशन पे ऑन शोर पे, ऑफ शोर पे, जैकअप रिग्स पे, कैंप ऑफिसेस में, द फैमिलीज विच दे आर बीन कनेक्टेड, आई कैन नॉट काउंट देम। तो मुझे उस बात का यकीन हासिल हो गया। तो मैं इस पैगाम के साथ छोड़ना चाहूंगा कि कामयाबी अपने जैसे इंसानों के साथ हमदर्दी करना
और उनके लिए नफा रसा बनना है। और ये बात जब एक मामूली सी चूंटी की अल्लाह को इतनी पसंद है तो हमारे जैसे इंसानों के बारे में उसकी अप्रिसिएशन होगी। बस इसके साथ मैं खत्म करता हूँ बात को। बहुत शुक्रिया। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट ऑल ऑफ यू वंस अगेन। अल्लाह ताला हम सबका हामी हो। बहुत शुक्रिया। आमीन। अल्लाह हाफिज। And